एपिसोड 301 तान्या का एक और रूप। लेकिन दिल की आवाज सुनने वाली स्किल के असर से उसके दिल की सारी बातें नक्श के कानों में पड़ रही थीं। एक पुलिस वाली जो सारा दिन बस लड़ने के सपने देखती है, कोई शक नहीं कि इसका ट्रांसफर क्यों हुआ। नक्श ने मन ही मन सोचा। चूंकि दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया था, इसलिए रोनित मल्होत्रा और उसके आदमियों को पुलिस के सामने से ही रिहा कर दिया गया। फिर उन्होंने पुलिस के सामने ही नक्श और राधिका से बहुत ईमानदारी से माफी मांगी। बुरी तरह पिटने के बाद रोनित मल्होत्रा का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। वो पैदाइशी डरपोक था और इंटेरोगेशन रूम में बैठते बैठते तो वो लगभग डर के मारे पेशाब करने वाला था। अब वो बस जल्दी से इस मुसीबत को खत्म करना चाहता था। वो दोबारा नक्श जैसे साक्षात यमराज से कभी पंगा नहीं लेना चाहता था। जब उसे पीटा जा रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे अगर सामने वाला चाहे तो उसे पीट पीट कर जान से ही मार डालेगा। रॉयल क्लब में छोटे मल्होत्रा का हमेशा स्वागत है। अगर कभी तुम्हारा मूड खराब हो और तुम इससे फिर से तोड़ना चाहो तो कोई बात नहीं। नक्श ने मुस्कुराते हुए रोनित मल्होत्रा से कहा। वो सच कह रहा था। आखिरकार अगर कुछ भी टूटता तो उसका बिल रोनित मल्होत्रा के पिता डायरेक्टर मल्होत्रा ही तो भरते। लेकिन रोनित मल्होत्रा ने अपना सिर जोर जोर से हिलाया। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा कुछ भी तोड़ने की सोच सके। नक्श सर, आप बेफिक्र रहें, घर पहुंचते ही मैं इस नालायक को अच्छी तरह सुधारूंगा और आइंदा ये आपको या राधिका को कोई परेशानी नहीं देगा, डायरेक्टर मल्होत्रा ने कहा और फिर अपने नालायक बेटे को रोल्स रॉयस में घसीट लिया। पीछे बैठने के बाद रोनित मल्होत्रा के सूजे हुए चेहरे की परवाह किए बिना डायरेक्टर मल्होत्रा ने उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। क्या तेरे पास रत्ती भर भी दिमाग नहीं है? अगर आइंदा ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं खुद तुझे जेल भेज दूंगा। डायरेक्टर मल्होत्रा, जिन्हें अभी अभी 6 करोड़ 66 लाख रुपये चुकाने पड़े थे, बहुत दर्द में थे। ये थप्पड़ उतना सुकून देने वाला नहीं था, लेकिन चूंकि रोनित मल्होत्रा का चेहरा पहले से ही सूजकर लाल हो चुका था, इसलिए वो उसे दोबारा नहीं मार सके। रोनित मल्होत्रा अपना चेहरा पकड़े हुए कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। काफी देर बाद वो बड़बड़ाया, वो नक्श बहुत जालिम है, इतनी छोटी सी बात के लिए उसने 6 करोड़ से ज्यादा मांग लिए। अगर तू इतना बड़ा बेवकूफ न होता तो उसे तुझे लूटने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे तो पैसे देने ही नहीं चाहिए थे और तुझे जेल जाने देना चाहिए था, डायरेक्टर मल्होत्रा चिल्लाए। रोनित मल्होत्रा ने अपना सिर नीचे कर लिया और एक शब्द भी नहीं कहा। हॉस्पिटल चलो, डायरेक्टर मल्होत्रा ने ड्राइवर को आदेश दिया। वो भले ही कितना भी गालियां दे रहे हो, लेकिन रोनित मल्होत्रा की ऐसी हालत देखकर उन्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल तो जाना ही था। इस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी वार्ड खुला था। जब वे पहुंचे तो डायरेक्टर मल्होत्रा को गाड़ी से उतरने का मन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को रोनित मल्होत्रा के साथ चेकअप के लिए भेज दिया। रोनित मल्होत्रा वैसे ही बहुत परेशान था। इतने सारे पैसे भी गए और मार भी खानी पड़ी। खासकर इस घटना के बाद उसे लगा कि उसने राधिका के साथ हर चांस खो दिया है और उसके दिल में दिल टूटने का दर्द होने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मानसी को देखा, जो इत्तेफाक से नाइट ड्यूटी पर थी, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। आह, मेरा प्यार लौट आया। दिल टूटने का सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। रोनित मल्होत्रा ने अपने बिखरे बाल ठीक किए और सीना तानकर कंसल्टिंग रूम में चला गया। रोनित मल्होत्रा, हाँ मैं ही हूँ। तुम गलत रूम में आ गए हो। तुम्हारा रूम बगल वाला तीसरा है। नेक्स्ट। मानसी ने मेडिकल रिकॉर्ड वापस फेंका और तभी एक कपल तेजी से अंदर आया। एक्सक्यूज मी, उस आदमी ने रोनित मल्होत्रा को किनारे धकेल दिया और फिर दर्द भरे चेहरे के साथ मानसी से बोला, डॉक्टर, मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर कुछ फंस गया है। डॉट डॉट डॉट। इधर नक्श ने जो 6 करोड़ 66 लाख रुपये लिए थे उन्हें बांट दिया। उसमें से 6 करोड़ सीधे राधिका को ट्रांसफर कर दिए। तुम्हें नए घर के लिए काफी चीजों की जरूरत होगी, तो इस पैसे को अपनी मर्जी से खर्च करना। बचे हुए 66 लाख रुपये उसने अपनी असिस्टेंट विशाखा को ट्रांसफर कर दिए। उसने एक कार्ड गेम असिस्टेंट के तौर पर बहुत अच्छा काम किया था, खासकर उसके शरीर पर बने वो 4 शब्दों का टैटू। अगर नक्श उसे इनाम नहीं देता तो ये उसके सीईओ वाले रुतबे के खिलाफ लगता। विज्ञापन में वैसे भी काफी खर्च आता है और ये तो जिंदगी भर रहने वाला टैटू था। 4 शब्दों के लिए 66 लाख, हर शब्द की कीमत करीब 16,60,000 रुपये। नक्श को लगा कि ये कीमत बिल्कुल सही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि आज पैसे बहुत आसानी से आए थे। वो दूसरों का पैसा दिल खोलकर खर्च कर रहा था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और उसने इन पैसों से अपनी मिस कलर और असिस्टेंट को इनाम देने का फैसला किया।
राधिका की वफादारी एस क्लास की थी, इसलिए नक्श को उसके पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा सिस्टम द्वारा दिया गया 150 करोड़ का फंड वैसे भी कभी खत्म होने वाला नहीं था। हालांकि राधिका ने बार शुरू करने के लिए दिए गए 30 करोड़ रुपए के साथ अपने आदमी की दौलत लुटाने की क्षमता पहले ही देख ली थी, लेकिन वो तो एक इन्वेस्टमेंट था। लेकिन ये 6 करोड़ बिल्कुल अलग थे, ये सिर्फ उसके शौक पूरे करने के लिए थे। इस वक्त वे दोनों विक्रम राठौर की रोल्स रॉयस के पीछे बैठे थे और विक्रम राठौर चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठा था। पीछे नक्श की बातें सुनकर वो हैरान हो रहा था। 6 करोड़ बस ऐसे ही दे दिए। एक अमीर आदमी होने के बावजूद उसे लगा कि उसका दामाद सच में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। लेकिन विक्रम राठौर इस समय बहुत खुश था। नक्श का साथ मिल जाने से राठौर परिवार का भविष्य सुरक्षित हो गया था। रॉयल क्लब के बिजनेस पर रोनित मल्होत्रा और उसके आदमियों की हरकतों का कोई असर नहीं पड़ा था। असल में कई मेहमानों को तो इस घटना के बारे में पता भी नहीं चला था। प्राइवेट रूम्स की अच्छी साउंड प्रूफिंग और तेज म्यूजिक की वजह से सभी मजे कर रहे थे, किसी को नहीं पता था कि दूसरे रूम्स में क्या हो रहा है। इसलिए वहां का काम संभालने के लिए छोड़ी गई विशाखा अभी भी बिजी थी। वो अभी अभी प्राइवेट रूम से कुछ रिजेक्ट की गई लड़कियों को बाहर लेकर आई थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसे लगा व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया होगा। उसने लापरवाही से अपना फोन देखा और फिर वो दंग रह गई। HDFC बैंक, नक्श ने आपके बैंक खाते 0562 में 66 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। ओ तेरी, 66 लाख! विशाखा हैरानी से चिल्ला पड़ी। विशाखा, क्या हुआ? विशाखा, ये 66 लाख का क्या चक्कर है? क्या तेरी लॉटरी लग गई? उसके पीछे चल रही दोनों लड़कियों ने हंसते हुए पूछा। विशाखा ने पहले एक गहरी सांस ली, फिर हल्के से हाथ हिलाया। तुम नहीं समझोगी, खैर ये एक अच्छी खबर है। विशाखा जानती थी कि बॉस उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे और जाहिर है इसका सबसे बड़ा क्रेडिट उसके पीछे बने उन 4 शब्दों को ही जाता था। नक्श ने राधिका को बार खोलने के लिए 30 करोड़ रुपए दिए थे और उस समय विशाखा सोच रही थी कि वो अपने शरीर पर 4 शब्द गुदवाकर 30 लाख रुपए ले सकती है। लेकिन बॉस ने सीधे उसे 66 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, जिससे हर एक शब्द की कीमत 16.5 लाख रुपए हो गई। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ और शब्द टैटू करवा लेती। खुश होने के साथ साथ विशाखा को थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। खैर, जब जागो तभी सवेरा। मैं कल ही जाकर कुछ और शब्द टैटू करवाऊंगी। अब मुझे क्या टैटू करवाना चाहिए? कार्ड प्लेइंग असिस्टेंट का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। चूंकि राधिका को क्लब के काम देखने थे, नक्श सीधा श्रुति के घर चला गया, क्योंकि उसकी श्रुति अब प्रेग्नेंट थी और नक्श जब भी वक्त मिलता उससे मिलने जाता था। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए जब तक नक्श पहुंचा श्रुति सो चुकी थी। वहां सिर्फ सेक्रेटरी निहारिका लिविंग रूम के सोफे पर लेटी फोन चला रही थी। उसने एक छोटी सी नाइट गाउन पहन रखी थी, जिसमें उसकी गोरी त्वचा साफ झलक रही थी। नक्श को देखकर वो घबराकर उठ बैठी और अपनी गाउन से पैरों को ढकने की कोशिश करते हुए बोली, अरे नक्श सर, आप यहाँ कैसे? मैं श्रुति से मिलने आया हूँ। नक्श के मन में निहारिका को लेकर कोई खास ख्याल नहीं था। वो अपने काम में अच्छी थी और उसके लिए काम करते रहने के लिए सही थी। श्रुति तो सो गई है, मैं देख रहा हूँ। नक्श ने हल्का सा सिर हिलाया और दबे पांव मास्टर बेडरूम की तरफ गया। ये देखकर कि श्रुति सच में गहरी नींद में है, उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो बस कुछ देर उसे चुपचाप देखता रहा और फिर बाहर आ गया। क्या श्रुति इस नई नैनी से खुश है? चूंकि नैनी भी सो चुकी थी, नक्श ने यूं ही पूछ लिया। शायद हाँ, आंटी काफी सीरियस और जिम्मेदार हैं। नक्श ने हल्का सा सिर हिलाया, ये अच्छी बात है। अगर श्रुति को लेकर कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत बताना। निर्देश देने के बाद नक्श वहां से निकल गया। वो ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि पास वाली बिल्डिंग में गया जहां तान्या रहती थी। पास रहने का यही तो फायदा है, इससे बहुत सारा समय बच जाता है। जब तक नक्श पहुंचा आधी रात पार हो चुकी थी, लेकिन तान्या के घर में अभी भी रौनक थी। रिया के अलावा काव्या, तान्या की कॉलेज फ्रेंड और अब डांस सेंटर में टीचर भी वहां थी। टीचर काव्या को लेकर नक्श की यादें काफी ताज़ा थीं। डांस सेंटर की ओपनिंग वाले दिन वो भी वहां था और काव्या बहुत उत्साहित थी। अब वो तीनों महिलाएं कॉफी टेबल के चारों ओर बैठी रेड वाइन पीते हुए गप्पे मार रही थीं। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही तीनों की नजरें तुरंत एंट्री गेट की तरफ घूम गईं। फिर तान्या ने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा और नंगे पैर नक्श की तरफ दौड़ी। हबी, मैंने आपको बहुत मिस किया। तान्या नक्श की बाहों में झूल गई।
उसके शब्द सच में दिल से निकले थे, क्योंकि नक्श पिछले कुछ समय से उससे मिलने नहीं आया था। एक समझदार गर्लफ्रेंड होने के नाते वो उसे तब डिस्टर्ब नहीं करती थी जब वो खुद ना आए, ज्यादा से ज्यादा कभी कभार कोई हॉट फोटो भेज देती थी। नक्श ने तान्या को अपनी बाहों में उठाया और लिविंग रूम में ले आया। अगर वहां काव्या नहीं होती तो नक्श रिया को भी अपने साथ फाइट द लैंडलॉर्ड कार्ड गेम खेलने के लिए खींच लेता। लेकिन किसी बाहरी के होते हुए वो बहुत ज्यादा बेबाक नहीं हो सकता था। तुम लोग ड्रिंक कर रही थीं, नक्श ने आराम से कहा। नक्श सर, क्या आप भी हमारे साथ ड्रिंक करना चाहेंगे? काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। नक्श को यहां देखकर वो बहुत रोमांचित थी। डांस सेंटर की ओपनिंग वाले दिन उसने नक्श सर को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन तान्या ने तब उसे कोई मौका नहीं दिया था। लेकिन अब हालात अलग थे, क्योंकि तान्या ने पहले ही उससे कोलैबोरेशन के बारे में बात कर ली थी। अगर वो नक्श सर को खुश करने में तान्या की मदद करती है तो तान्या उसे कुछ फायदे देगी। काव्या तुरंत मान गई थी। जाहिर है वो सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में नहीं रहना चाहती थी। उसके दिमाग में था कि जब कार्ड गेम खेलने की बारी आएगी तो वो अपनी स्किल्स से नक्श सर को पूरी तरह अपना दीवाना बना लेगी और अपनी पोजीशन मजबूत कर लेगी। अभी हमने एक गर्ल ग्रुप डांस रूटीन तैयार किया है, क्या हम अभी आपके लिए वो परफॉर्म करें? तान्या ने एक बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। जरूर। पिछली बार तान्या और रिया का डुओ डांस काफी अट्रैक्टिव था और अब ये तिकड़ी बन चुकी थी, तो नक्श सच में इसका इंतजार कर रहा था। तो हम चेंज करके आते हैं। तान्या ने अपनी दोनों सहेलियों को इशारा किया और फिर तीनों महिलाएं मेन बेडरूम की तरफ चली गईं। वो करीब 7-8 मिनट बाद कपड़े बदलकर वापस लौटी। नज़ारा देखकर नक्श इम्प्रेस हो गया। अच्छी फिटनेस का सच में बहुत असर होता है। कुछ देर पहले रिया और काव्या काफी साधारण लग रही थीं, लेकिन चेंज करने के बाद उनका पूरा लुक ही बदल गया था। गर्ल ग्रुप वाली फील तुरंत आ गई थी। बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। तान्या सच में मुझे समझती है। नक्श ने मन ही मन तान्या की तारीफ की और सोचा कि उसे बाद में इसके लिए कुछ करोड़ों का इनाम देना चाहिए। ऐसे पैसे जिसे वो खर्च भी न कर सके। इसके अलावा अगर गर्ल ग्रुप डांस सही से हो रहा था तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि तान्या का एक और रूप तैयार हो गया है? तान्या ने एक पॉपुलर बीजीएम प्ले किया और तीनों महिलाओं ने तुरंत एक हॉट गर्ल ग्रुप रूटीन पर डांस करना शुरू कर दिया। तान्या और काव्या तो प्रोफेशनल थीं, जबकि रिया ने भी बॉस नक्श को खुश करने के लिए हाल ही में काफी कड़ी प्रैक्टिस की थी। पहले की रिहर्सल के साथ मिलकर उनका डांस बहुत ही मसालेदार लग रहा था। चूंकि ये कोई पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं थी, इसलिए डांस काफी बोल्ड था, जिसमें कई सिलेक्टिव मूव्स शामिल थे। जैसे जैसे डांस आगे बढ़ा, तीनों महिलाएं बारी बारी से उसके करीब आकर अपनी अदाएं दिखाने लगीं। नक्श को अब उन कोरियन अरबपतियों वाली खुशी का अंदाजा हो रहा था। उसने कॉफी टेबल से रेड वाइन का गिलास उठाया और अपनी इस हॉट परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे वाइन घुमाने लगा। उसे लियू बेई के वो शब्द याद आ गए, म्यूजिक बजने दो, डांस चलने दो। अगर दौलत का मजा ही नहीं लिया तो फिर उसके होने का क्या फायदा? क्लिक। जैसे ही डांस अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा, कमरे की लाइटें अचानक बंद हो गईं और एक परछाई नक्श के पैरों के पास आकर रेंगने लगी। बॉस, मैं तान्या हूं। बॉस, मैं भी तान्या हूं। नक्श के पीछे से एक और आवाज गूंजी। हम बढ़िया है। तान्या के तो सच में कई रूप हो गए हैं। तिगुनी खुशी। ले लो। डिंग। काव्या के साथ घनिष्ठ संबंध का पता चला। घनिष्ठ संबंध प्रोसेसिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। नाम काव्या। उम्र 24। ओवरऑल क्वालिटी स्कोर 69 नोट 1। इस व्यक्ति का ओवरऑल क्वालिटी स्कोर 70 से कम है। इसे एनपीसी में नहीं बदला जा सकता। इसे बफ में नहीं बदला जा सकता। इसे मॉन्स्टर में नहीं बदला जा सकता। नोट 2 रेशियो 65 और 70 के बीच ओवरऑल क्वालिटी स्कोर वाले लोगों के तोप का चारा बनने की कुछ संभावना होती है। नोट 3 तोप का चारा को हराने पर रैंडम कैश मिलता है, साथ ही एट्रीब्यूट पॉइंट्स और स्किल कार्ड ड्रॉप होने की कुछ संभावना होती है। काव्या तोप का चारा में बदलने के योग्य है। क्या आप बदलना चाहते हैं? हाँ नहीं। सिस्टम की आवाज एक बार फिर गूंजी। हालांकि नक्श को लग रहा था कि सिस्टम के घनिष्ठ संबंधों को तय करने के पैमाने अब थोड़े अजीब होते जा रहे हैं। काव्या जैसी महिलाएं, जिनके बैकग्राउंड के बारे में उसे पूरी तरह पता नहीं था, वे तो बस मूड बनाने का काम करती थीं, महज एक टूल थी। नक्श ने उन्हें बस असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल किया था और फिर भी सिस्टम इसे घनिष्ठ संबंध मान रहा था। लेकिन आर्टिफिशियल ब्यूटी विशाखा के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा गया? दोनों में आखिर क्या फर्क था? नक्श ने ध्यान से सोचा और फिर सिस्टम के पैमानों का अंदाजा लगा लिया। शायद असल में करीब आना ही मायने रखता है।
खैर, ये काम पर लगाने के लिए एक और कैनन फोल्डर है। क्या टैलेंट मीडिया की स्टार रिया सेन को पहले कैनन फोल्डर में नहीं बदला गया था और फिर नक्श ने वर्क मोड एक्टिवेट कर दिया था? पिछले कुछ रातों में जब उसने हिसाब लगाया तो उस छोटी सी कैनन फोल्डर ने रोजाना 10,000 से लेकर 1 लाख से ज्यादा की इनकम कराई थी, जो महीने का 2-3 करोड़ बन रहा था। बिल्कुल बुरा नहीं है। अब मेरे पास काम करने के लिए 2-2 कैनन फोल्डर होंगी। बढ़िया। अगर एक कैनन फोल्डर महीने का 2 करोड़ भी लाती है तो 10 से 20 करोड़ हो जाएंगे और 100 से 200 करोड़। इसका मतलब है कि अगर नक्श 100 कैनन फोल्डर बना ले तो वो बिना किसी मेहनत के हर महीने 200 करोड़ कमा सकता है। गलत, बिना मेहनत के नहीं, क्योंकि हर कैनन फोल्डर को महीने में एक बार रिचार्ज करना पड़ता है। अगर उसके पास 100 कैनन फोल्डर हो जाएं, तो नक्श को दिन में करीब 3 बार उन्हें रिफ्यूल करना पड़ेगा। उफ, ये तो बड़ी मेहनत वाला काम लगता है। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। और सिस्टम का जैसा स्टाइल है, शायद कैनन फोल्डर की संख्या की भी कोई लिमिट होगी, इन्हें अनगिनत संख्या में तो नहीं बनाया जा सकता। तान्या, क्या तुम किसी वैरायटी शो में हिस्सा लेना चाहोगी? मौका पाकर नक्श ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए आराम से पूछा। वैरायटी शो? वो जो टीवी पर आता है? तान्या ने हैरानी से पूछा। उसकी बात सुनकर रिया और काव्या ने भी कान खड़े कर लिए, उनके चेहरों पर उम्मीद की चमक आ गई थी। टीवी पर आना आम लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण होता है। भले ही वे मशहूर न हो, लेकिन ये शो ऑफ करने का एक बड़ा जरिया है। इसके अलावा आर्ट स्टूडेंट और डांसर होने के नाते तान्या और काव्या ने हमेशा टीवी पर आने और वैरायटी शोज में हिस्सा लेने का सपना देखा था। नक्श ने हल्का सा सिर हिलाया। एक टैलेंट शो है जिसमें तुम लोग मजे के लिए हिस्सा ले सकती हो, बस भीड़ बढ़ाने के लिए। नक्श का मतलब टैलेंट मीडिया द्वारा शुरू किए गए उस टैलेंट शो से था जो महक और उसके गर्ल ग्रुप को प्रमोट करने के लिए था। चूंकि ये एक टैलेंट शो फॉर्मेट था, इसलिए इसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स की जरूरत थी। तान्या और बाकी दोनों को मजे के लिए इसमें शामिल करना मुमकिन था। इसके अलावा शो के दौरान वे अपने डांस की अच्छी प्रैक्टिस कर सकती थीं और आखिर में इसका असली मजा तो नक्श ही लेने वाला था। हबी, आप हमारे लिए कितने अच्छे हैं, लव यू टू डेथ। तान्या ने नक्श की गर्दन में बाहें डालकर एक जोशीला किस किया। वो सच में वैरायटी शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वो बड़े पैमाने पर अपना टैलेंट दिखा सकती थी। असल में तान्या अपनी अभी की जिंदगी से बहुत संतुष्ट थी। एक फिटनेस सेंटर और डांस ट्रेनिंग सेंटर की हेड होने के नाते वो हर दिन बहुत ही शानदार जिंदगी जी रही थी। लेकिन शो ऑफ करने की उसकी वो पुरानी आदत अभी भी नहीं गई थी। और टीवी पर आने के मुकाबले एक फिटनेस सेंटर या डांस ट्रेनिंग सेंटर में शो ऑफ करने का क्या ही मजा है। ये जानकर कि वे एक वैरायटी शो की रिकॉर्डिंग में हिस्सा ले सकती हैं और टीवी पर आ सकती हैं, तीनों महिलाएं बहुत उत्साहित थीं। इस वजह से वे आगे के कार्ड गेम्स में और भी ज्यादा जोशीली हो गईं। नक्श ने एक बार फिर किसी राजा जैसी फीलिंग का मजा लिया। 3 लोग, 3 रास्ते और हर रास्ते पर आपको एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग नज़ारे मिलते हैं। सही बात है, सफर का यही तो मतलब है। अलग अलग रास्तों पर चले और अलग अलग खुशियों का एहसास करें। इसलिए उस इंसान को साथ ले जो आपको अंदर तक जानता हो और एक अनजान सफर पर निकल पड़े। सुबह हो गई। नक्श एक बार फिर अपनी श्रुति के पास गया और उसके साथ ब्रेकफास्ट किया। नक्श, अगली बार जब आप आएं तो मुझे जगा दिया कीजिए। उस सुबह श्रुति को अपनी सहेली निहारिका से पता चला कि नक्श बीती रात वहां आया था और कल रात जल्दी सो जाने की वजह से उसे काफी गिल्टी महसूस हो रहा था। ये ठीक नहीं है, तुम्हें अच्छे से आराम करने की जरूरत है। नक्श ने बार बार सिर हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर श्रुति के अभी भी सपाट पेट को धीरे से छुआ। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पेट में जान होने का एहसास नहीं होता, लेकिन फिर भी नक्श को ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर पल रहे बच्चे की रूह उसके साथ जुड़ी हुई हो। वैसे क्या तुम उस ज्वेलरी स्टोर में गई हो जो मैंने तुम्हें दिया था? सिस्टम से मिले पिछले इनाम को याद करते हुए नक्श ने यूं ही पूछ लिया। अभी नहीं, श्रुति ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे अब पैसों की ज्यादा परवाह नहीं थी। वो हमेशा से ऐसी ही थी जो बस थोड़े से में भी संतुष्ट रहती थी। उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद नक्श ने सीधे उसे 200 करोड़ रुपए दे दिए थे। इसके चलते श्रुति की पैसों की इच्छा और भी कम हो गई थी, इसलिए उसने अभी तक उस ज्वेलरी स्टोर का चक्कर भी नहीं लगाया था। तो चलो थोड़ी देर में साथ चलकर देखते हैं, नक्श ने सलाह दी। ठीक है, श्रुति ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। उसके लिए ये जरूरी नहीं था कि वे क्या करते हैं, अहम बात यह थी कि वो नक्श के साथ थी।
ब्रेकफास्ट के बाद नक्श, श्रुति और असिस्टेंट निहारिका को लेकर सीधा न्यू सिटी गोल्ड स्टोर नाम के उस ज्वेलरी स्टोर पर गया। ये ज्वेलरी स्टोर सिविल लाइंस के शॉपिंग इलाके में था, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जगह थी। हालांकि नक्श ने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ये उसके लिए मायने नहीं रखता था। जब वे तीनों वहां पहुंचे तो स्टोर अभी खुला ही था। नक्श अंदर जाने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वो एंट्री गेट पर रुका, स्टोर का मुआयना किया और फिर संतुष्टि से सिर हिलाया। ज्वेलरी स्टोर 2 मंजिल का था, जिसका बिजनेस एरिया काफी बड़ा था, जो इसे इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टोर्स में से एक बनाता था। नाम भले ही ज्वेलरी स्टोर था, लेकिन असल में यहाँ बिक्री के लिए हर तरह का सामान मौजूद था। सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि प्लेटिनम, डायमंड, जेड ब्रेसलेट, पन्ने और भी बहुत कुछ। ये तो काफी बड़ा स्टोर निकला, मुझे पहले इसका अंदाजा नहीं था, निहारिका ने कहा। मैम, हमारा स्टोर खुले हुए अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। निहारिका की बात सुनकर एक सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए बाहर आए। मैं आप तीनों की क्या मदद कर सकती हूँ? सेल्स गर्ल ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। हम कुछ खास देखने नहीं आए हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप अपनी नई बॉस से मिलें। नक्श ने अपनी श्रुति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे, नई बॉस? सेल्स गर्ल को पता था कि स्टोर का मालिक बदल गया है, लेकिन रहस्यमय नया बॉस कभी सामने नहीं आया था। बस एक बार एक वकील आया था। ये मैम ही तुम्हारी नई बॉस है। नक्श ने श्रुति के कंधे को थपथपाते हुए कहा। ओह, नमस्ते बॉस। सेल्स गर्ल ने तुरंत सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। उसने उन तीनों को आते हुए देख लिया था क्योंकि वे एक लग्जरी कार में आए थे। इसलिए जब नक्श ने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को नई बॉस बताया तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। आखिरकार वो लग्जरी कार में आए थे और आम लोगों को स्टोर के मालिकाना हक बदलने की जानकारी नहीं होती है। मैनेजर चारू, बॉस आए हैं। नई बॉस श्रुति का अभिवादन करने के बाद सेल्स गर्ल ने जल्दी से अंदर आवाज लगाई। कुछ ही पलों में करीब 40 साल की एक महिला दौड़ती हुई बाहर आई, जिसके पीछे यूनिफॉर्म पहने हुए 5-6 साल स्टाफ भी थे। श्रुति, जाओ और अपने स्टाफ से मिल लो। नक्श असल में सिर्फ सिस्टम से मिले ज्वेलरी स्टोर के साइज को देखने आया था ताकि उसे इसका अंदाजा लग सके। अगर भविष्य में और एनपीसी प्रेग्नेंट होती है तो उसे इनामों के बारे में पहले से पता होगा। ज्वेलरी स्टोर की मौजूदा मैनेजर चारू थी, जिसे गोल्ड और ज्वेलरी इंडस्ट्री का लगभग 20 साल का तजुर्बा था। उसने एक एक करके कई कर्मचारियों को श्रुति से मिलवाया और इस दौरान नक्श आराम से ज्वेलरी स्टोर की इंटीरियर डेकोरेशन को देख रहा था। लेकिन उसी पल उसे एक जाना पहचाना नाम सुनाई दिया, त्रिशा। नक्श ने अपनी भौहें चढ़ाईं और सल स्टाफ की तरफ देखा। सच में वहां एक जानी पहचानी सूरत थी। त्रिशा, उसकी एक्स वाइफ मीशा की पक्की सहेली। जब नक्श और मानसी पहली बार एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में मिले थे तब वो मीशा के साथ त्रिशा से भी मिला था। नक्श को याद आया कि ये औरत पहले एक शॉपिंग मॉल में फर्नीचर बेचती थी और अब ये ज्वेलरी स्टोर में काम करने लगी है। इधर त्रिशा ने भी नक्श के अंदर आते ही उसे देख लिया था। वो बहुत हैरान थी क्योंकि उसने तान्या को फर्नीचर बेचते देखा था और जानती थी कि वो दूसरी औरत नक्श की रखी हुई मालकिन है। वो उस खूबसूरत लड़की मानसी से भी मिली थी जो खुद को नक्श की गर्लफ्रेंड बताती थी। और अब नक्श के साथ एक और नई औरत थी और उसकी बातों से साफ लग रहा था कि ये ज्वेलरी स्टोर उसी के लिए एक तोहफा है। यानी वो अपनी ही सहेली के एक्स हस्बैंड की मालकिन के अंडर में काम कर रही है। नक्श त्रिशा को ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसने उसे हेलो कहने का कोई इरादा नहीं किया और बस ऐसे दिखाया जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर त्रिशा के जज्बात बहुत उलझे हुए थे। अगर उसकी सहेली अभी भी नक्श के साथ होती तो उसे इस जान पहचान का फायदा मिल सकता था। अब तो वो अपनी किस्मत के बारे में बात करने से भी डरती थी। अगर वे उसे नौकरी से न निकाले तो यही बहुत था। उसने अपना सिर नीचे रखा, ये उम्मीद करते हुए कि नक्श जानबूझकर कोई परेशानी खड़ी न करे, और उसकी ये दुआ कबूल भी हो गई। नक्श मैनेजर के साथ दूसरी मंजिल पर चला गया जैसे उसने उसे देखा ही न हो। त्रिशा ने चुपचाप मीशा को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर यहाँ के हालात के बारे में बता दिया। मीशा पिछले कुछ समय से दोबारा शादी करने की रणनीति बना रही थी और उसका पहला कदम अपनी बहन मान्या के साथ रिश्ते सुधारना था। तलाक के दौरान उसकी हरकतों की वजह से उसकी बहन के साथ अनबन हो गई थी। अब मीशा जो कर रही थी वो बस बहनों के रिश्ते को पहले जैसा करने की कोशिश थी। नक्श के दिल में मान्या की जगह जानकर उसने पहले अपनी बहन के साथ रिश्ता ठीक करने का फैसला किया। उसकी बहन की मदद से दोबारा शादी करने का कोई चांस बन सकता था। अगर वो अपना आखिरी मकसद पूरा न भी कर पाए और मान्या और नक्श एक साथ हो गए
जैसा कि उसके माता पिता ने सोचा था, तो भी रिश्ते सुधारने से उसे एक फायदा तो मिलेगा ही, जैसे पानी के पास रहने वाले को चांद की परछाई सबसे पहले दिखती है। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन एक्स वाइफ से लवर बनना पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त नहीं था, खासकर तान्या की अभी की जिंदगी देखने के बाद, जिससे उसे बहुत जलन हो रही थी। उसी वक्त उसे त्रिशा का व्हाट्सएप मैसेज मिला। ये जानकर कि नक्श ने एक और औरत को पूरा का पूरा ज्वेलरी स्टोर गिफ्ट कर दिया है, उसका दोबारा साथ आने का इरादा और भी पक्का हो गया। मालकिनें बाहर इतने मजे से रह रही हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि असली पत्नी को कैसा ट्रीटमेंट मिलता होगा। और हर बार जब वो इस बारे में सोचती तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगता। आखिरकार वो कभी असली पत्नी हुआ करती थी। दूसरी तरफ ज्वेलरी स्टोर का जायजा लेने के बाद नक्श वहां से निकल गया। वो बस अपनी श्रुति के साथ घूमने आया था और उसे ज्वेलरी स्टोर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दोपहर होने को थी, नक्श टैलेंट मीडिया के प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंच गया। प्रेसिडेंट ऑफिस की नई डायरेक्टर आशिका काम की रिपोर्ट देने के लिए अपने ऑफिस में फाइलों का एक बंडल लेकर आए। डिंग, पैसिव स्किल ट्रिगर हो गया। कामरूप आकर्षण बफ होस्ट का चार्म 100% बढ़ गया। ये पैसिव स्किल आशिका के पिता की बर्थडे पार्टी के दौरान मिला था। हर बार जब नक्श आशिका से मिलता तो उसे ये रिमाइंडर मिलता। जाहिर है, इस बड़ी साली को एक हाई क्वालिटी पत्नी माना जाता था। और जब आशिका अपना काम रिपोर्ट कर रही थी, तो उसे हमेशा ऐसा लग रहा था कि उसकी नजरें अनजाने में ही अपने सामने बैठे इस जीजाजी की तरफ खींची जा रही हैं, जैसे वो चमक रहे हों। उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए अपना पूरा ध्यान फाइलों पर लगाना पड़ा। मुझे ये क्या हो रहा है? वो मेरी बहन के बॉयफ्रेंड हैं। मेरे मन में ऐसे फालतू ख्याल क्यों आ रहे हैं? मैं इतनी बेशर्म कब से हो गई? अपनी रिपोर्ट खत्म करने के बाद आशिका ने मन ही मन खुद को कोसा और उसके दिमाग में अनजाने में ही अपनी सहेली पूजा की वो चिढ़ाने वाली बात घूमने लगी। उस 2000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद पूजा ने आशिका के साथ मजाक किया था, बहनों के बीच एक ही पति क्यों न शेयर किया जाए। आखिरकार पुराने जमाने में ऐसे कई किस्से थे। यहाँ तक कि आजकल भी बंद दरवाजों के पीछे ऐसा होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कई बहनों ने एक ही बड़े आदमी को डेट किया है, जो कोई नई बात नहीं है। जब आशिका अपनी यादों में खोई हुई थी, तभी नक्श की ऑफिस डेस्क पर रखा फोन अचानक बज उठा। उसने फोन उठाया, ये उसकी सेक्रेटरी का फोन था। नक्श सर, फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में एक हंगामा हो गया है। वो आदमी कह रहा है कि वो आपको और डायरेक्टर आशिका को जानता है और आप दोनों से मिलने की जिद कर रहा है। आशिका, एक मिनट रुको। जब नक्श फोन पर बात कर रहा था, तब आशिका ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि उसे वापस बुला लिया गया। क्या हुआ नक्श सर? आशिका हैरान होकर अपनी जगह रुक गई। नक्श ने फोन का स्पीकर बटन दबाया और पूछा, क्या उस आदमी ने अपना नाम बताया? आर्यन, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। समझ गया, उसे ऊपर भेज दो। फोन रखने के बाद नक्श ने आशिका की तरफ कंधे उचकाते हुए कहा, वो तुम्हारे साथ वापस पैचअप करने तो नहीं आया है न? आशिका ने गंभीर चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। असंभव। मैं उसे जितना जानती हूं, ये पक्का पैचअप के बारे में नहीं है। शायद ये कोई अच्छी खबर नहीं है। आशिका ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसे नहीं पता था कि उसका एक्स हस्बैंड क्या खिचड़ी पका रहा है, लेकिन उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। कुछ ही देर बाद आर्यन 4 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ प्रेसिडेंट ऑफिस में दाखिल हुआ। हालांकि आर्यन की अभी की हालत देखकर नक्श हैरान रह गया। ओल्ड मिस्टर शर्मा के बर्थडे वाले दिन ये बड़ी साली का पति जोश से भरा हुआ था, लेकिन अब वो उदास और हारा हुआ लग रहा था, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। तुम लोग जा सकते हो। नक्श ने हाथ हिलाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को जाने का इशारा किया। एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर होने के नाते उसे आर्यन से किसी भी तरह के खतरे का डर नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड्स के जाने के बाद आर्यन ने तुरंत एक रोता हुआ चेहरा बनाया और आशिका से कहा, आशिका, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें इस बार मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम भी मेरी मदद नहीं करोगी तो रियांश और मैं सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनकर आशिका की भौहें तन गईं। क्या तुमने फिर से जुआ खेला? इस बार तुम पर कितना कर्जा है? पहले भी ऐसी बातों का सामना कर चुकी आशिका तुरंत समझ गई कि उसके एक्स हस्बैंड ने फिर से जुआ खेला है और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो बहुत कुछ हार चुका है। 30 लाख। आर्यन लगभग रोते हुए बोला, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। 30 लाख? तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? आशिका पूरी तरह हैरान थी। मैंने घर गिरवी रख दिया। चूंकि उनका बच्चा अपने दादा दादी के साथ रहने वाला था, इसलिए कस्टडी आर्यन को मिली थी।
और जिसके पास बच्चा होगा उसी को घर मिलेगा। ये उन दोनों के बीच एक समझौता था ताकि बच्चे का माहौल न बदले। इसलिए तलाक के कागजात पर साइन करते समय आशिका ने खुशी खुशी घर से अपना हक छोड़ दिया था और सिर्फ अपनी सेविंग्स का हिस्सा मांगा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन इतनी जल्दी घर को गिरवी रख देगा। उनका घर लोन पर लिया गया था और उसकी अभी की कीमत करीब 70 लाख थी। अगर घर बेचकर बैंक का लोन चुका दिया जाता तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30 लाख ही बचते। लेकिन आर्यन 30 लाख हार चुका था, जिसका मतलब था कि वो जुए में घर हार चुका था। आशिका ने अनजाने में ही एक कदम पीछे लिया। उसके छोटे से चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। उसने अपना मुंह खोला लेकिन आखिर में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। जब लोग बहुत ज्यादा गुस्से या सदमे में होते हैं तो अक्सर उनके पास शब्द नहीं बचते, और आशिका की भी यही हालत थी। आशिका, अगर मैं पैसे नहीं चुका पाया तो वो सच में घर नीलाम कर देंगे। फिर रियांश के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसलिए तुम्हें हर हाल में इस बार मेरी मदद करनी होगी। आर्यन ने दर्द भरे चेहरे के साथ मिन्नतें की। वो 30 लाख है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास 30 लाख रुपये रखे हैं? आशिका ने ठंडे स्वर में कहा। उसका दिमाग सिर्फ इस बात पर अटका था कि उसके बेटे रियांश का क्या होगा। अभी के हालात को देखते हुए लग रहा था कि उसे हमेशा के लिए अपने दादा दादी के साथ रहना पड़ेगा। आर्यन के माता पिता के पास एक जगह थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी, करीब 500 स्क्वायर फीट का एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट जिसे जबरदस्ती 2 बेडरूम में बदल दिया गया था। अपने मम्मी पापा से मांगो, उनके पास कुछ तो सेविंग्स होंगी। आखिरकार रियांश उनका लाडला पोता है। आर्यन ने अपना ध्यान आशिका के माता पिता की तरफ मोड़ दिया। तुमने 30 लाख जुए में हार दिए और तुम चाहते हो कि मेरे माता पिता तुम्हारा कर्जा चुकाएं, सपने देखते रहो। छोड़ो इस बात को कि मेरे माता पिता के पास 30 लाख नहीं है, अगर होते भी तो वो तुम्हें उधार नहीं देते। आशिका ने बेरहमी से मना कर दिया। अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से अवाक थी। उसे ये आदमी निहायती बेशर्म लग रहा था। वो साफ तौर पर तलाकशुदा थे, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो ऐसी बेतुकी मांग लेकर चला आया। आशिका, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो रियांश सच में बेघर हो जाएगा। आर्यन ने रोती हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन रियांश चाहे तो अपने दादा दादी के साथ रह सकता है। वो राजकोट आकर मेरे साथ रहने के लिए भी आजाद है। आशिका अभी भी अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती थी और उम्मीद कर रही थी कि वो राजकोट आ जाए, ये सबसे अच्छा होता। आशिका को पिघलता ना देख आर्यन ने अपनी नाक सिकुड़ी और फिर नक्श की तरफ मुड़ गया। एक धमक की आवाज के साथ वो नक्श की डेस्क के सामने घुटनों के बल बैठ गया। नक्श सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। 30 लाख तो आपके लिए मामूली रकम है। सच कहूं तो यहां आने से पहले आर्यन को आशिका से मदद की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वो 30 लाख चुकाने में मदद नहीं करेगी और आशिका के माता पिता की कुल सेविंग्स अभी शायद 30 लाख के बराबर न हो। इसलिए आर्यन का असली निशाना शुरू से ही नक्श था, वो अरबपति सीईओ जिसके लिए कुछ लाख देना बहुत आसान था। नक्श को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतनी आसानी से घुटने टेक देगा, और एक बड़े आदमी को अपने सामने ऐसे फूट फूट कर रोते देखना सच में दयनीय था। लेकिन नक्श को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। उसके लिए भले ही कुछ लाख कोई बड़ी बात न हो, लेकिन वो एक जुआरी को बिना बात उसका कर्जा चुकाने के लिए तो हरगिज पैसे नहीं देने वाला था। बड़े होने के नाते उन्हें अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नक्श सर, अगर आप मुझे पैसे उधार देने को तैयार हैं तो मैं आशिका को आपके भरोसे छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं कि आपकी नज़र आशिका पर है और मैं वादा करता हूं कि मैं कोई हंगामा नहीं करूंगा। जैसे ही नक्श मना करने वाला था, आर्यन अचानक बोल पड़ा। ये बात सुनकर नक्श और आशिका दोनों हैरान रह गए। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मर्दों ने इज्जत के लिए अपनी पत्नियों को बेच दिया, और ऐसे मामले आज के दौर में भी होते हैं। लेकिन नक्श ने इनके बारे में सिर्फ सुना था। आज उसका सामना सच में एक ऐसे ही इंसान से हुआ था। पर साला, तुझे कैसे पता कि मेरी नज़र तेरी एक्स वाइफ पर है? ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन जहां दूसरे अपनी पत्नियों को बेचते हैं, तू अपनी एक्स वाइफ को बेच रहा है, जो कि काफी चालाकी है। कुछ देर की हैरानी के बाद आशिका खुद को गालियां देने से नहीं रोक पाए। आर्यन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीच हो सकते हो। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? लगता है मैंने तुम्हें छोड़ने में बहुत देर कर दी। मुझे तुम्हें बहुत पहले ही तलाक दे देना चाहिए था। आर्यन ने आशिका की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, और इसके बजाय उसने सिर उठाकर नक्श से मिन्नतें करना जारी रखा। नक्श सर, प्लीज आशिका की खातिर मेरी मदद कर दीजिए।
नक्श ने अपनी भौहें सिकुड़ी और आर्यन को ध्यान से देखा, जो सच में एक पक्के जुआरी की तरह लग रहा था। कुछ साल पहले वर्ल्ड कप की वजह से नक्श का एक कॉलेज का दोस्त फुटबॉल में सट्टा लगाने का आदी हो गया था, और जैसे जैसे वो इसमें और फंसता गया, वो एक जुआरी बन गया। उसके क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन लोन का कर्जा कई लाखों में पहुंच गया था, और उसने अपने आसपास के हर रिश्तेदार और दोस्त से पैसे उधार ले लिए थे और आखिर में अपना घर भी गिरवी रख दिया था। नतीजतन उसने सब कुछ खो दिया और उस पर कर्जे का पहाड़ टूट पड़ा। जब वो नक्श के पास मदद के लिए आया तो उसकी हालत बिल्कुल आर्यन जैसी ही थी। जब एक जुआरी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो तथाकथित आत्मसम्मान की कीमत सबसे कम हो जाती है। ये सोचना मुश्किल था कि आर्यन, जो कुछ दिन पहले बर्थडे पार्टी में इतने जोश और अच्छे से बात कर रहा था, अब खुद को इतना गिरा सकता है। तुमने घर कितने में गिरवी रखा था? नक्श ने पूछा। 24 लाख। आर्यन ने सच सच जवाब दिया। इस बार वो कुल 30 लाख हार गया था, जिसमें से 6 लाख उसकी सेविंग्स और वो रकम थी जो उसने अपने क्रेडिट कार्ड से निकाली थी। बाकी बचे 24 लाख उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखने से आए थे। बाहर जाकर थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुम्हें कुछ ही देर में जवाब देता हूं। नक्श ने हल्के से हाथ हिलाते हुए आर्यन को अभी के लिए जाने का इशारा किया। ठीक है, आप लोग आराम से बात कर लीजिए। नक्श को सीधे तौर पर मना न करते देख आर्यन को तुरंत उम्मीद की किरण नजर आई। उसने अपनी एक्स वाइफ आशिका को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा और फिर जल्दी से प्रेसिडेंट ऑफिस से बाहर निकल गया। आशिका, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? आर्यन के जाने के बाद नक्श ने पूछा। वो वही काट रहा है जो उसने बोया है, और ये पहली बार नहीं है जब उसने जुआ खेला हो। मैं उसकी मदद नहीं करने वाली, और न ही मुझमें इस मामले को संभालने की कुव्वत है। बस मुझे अपने रियांश के लिए अफसोस है। आशिका ने धीरे से अपना सिर हिलाया, फिर उसे अचानक याद आया कि आर्यन ने पहले क्या कहा था और वो नक्श की तरफ दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाए। आर्यन ने कहा था कि उसकी नज़र मुझ पर है। क्या ये सच हो सकता है? मेरी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होने के नाते तुम किसी और परेशानी में नहीं फंस सकती। मैं आर्यन का लोन कंपनी का कर्जा चुकाने के लिए तुम्हें 24 लाख उधार दूंगा। इस तरह तुम आर्यन की क्रेडिटर बन जाओगी और वो तुम्हें किस्तों में पैसे वापस कर सकेगा। अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो तुम्हारा बेटा उसी घर में रहना जारी रख सकता है, और अगर आर्यन पैसे नहीं दे पाता तो तुम घर को अपने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए अप्लाई कर सकती हो। नक्श ने आशिका को एक उपाय बताया। नक्श के लिए 24 लाख रुपये सच में कुछ नहीं थे। आशिका, जिसे वो बड़ी साली मानता था, उसके साथ एक एहसान का रिश्ता कायम करना इस कीमत के लायक था। लेकिन अगर आप मुझे इतने पैसे उधार देते हैं तो शायद मैं इसे चुका नहीं पाऊंगी। आशिका थोड़ी असमंजस में थी। असल में वो नक्श के दिए गए प्रस्ताव से काफी प्रभावित थी। किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि ये पक्का करने के लिए कि उसके बेटे को घर से न निकलना पड़े और वो एक अच्छे माहौल में रहना जारी रख सके। उसके लिए एक ऐसी माँ के रूप में जो अपने बेटे के पास नहीं रह सकती थी, ये अपना फर्ज निभाने जैसा था। अगर तुम नहीं चुका सकती तो धीरे धीरे चुका देना। मुझे वैसे भी उन थोड़े से पैसों की कोई कमी नहीं है। नक्श ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। हालांकि मन ही मन उसने सोचा कि अगर वो पैसे वापस नहीं कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तब वो किसी और तरीके से इसकी भरपाई कर सकती थी। नक्श को इतने आराम से बोलते देखकर आशिका ने फिर कोई बहस नहीं की। इस बारे में सोचने के बाद उसने कहा, मैं आर्यन के माता पिता को गारंटर बना सकती हूँ ताकि ये ज्यादा सुरक्षित हो जाए। तुम्हें जो सही लगे वैसी डिटेल्स संभाल लेना। नक्श को इन छोटी छोटी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस यही चाहता था कि आंटी पर उसका एक एहसान हो जाए। साथ ही क्या आर्यन ने भी ये नहीं कहा था कि जब तक नक्श मदद करेगा, आशिका उसे सौंप दी जाएगी? ये बड़ी साली के पति का उस पर भरोसा था और उसे ये भरोसा टूटने नहीं देना था। आशिका की नज़र एक बार फिर नक्श पर पड़ी। उसकी भावनाएं और भी उलझती जा रही थीं। तलाक के बाद जब वो अपनी सबसे बुरी हालत में राजकोट वापस लौटी थी, तब इस आदमी ने न सिर्फ उसके लिए एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का इंतजाम किया था, बल्कि रहने के लिए एक आलीशान घर भी दिया था। इस तरह की डोमिनेटिंग सीईओ वाली दरियादिली का विरोध करना किसी भी आम औरत के लिए मुश्किल था। और अब आशिका को ऐसा लग रहा था जैसे नक्श के अंदर से कोई गजब की कशिश निकल रही हो। वो जज्बात में बहकर उसके करीब आए और फिर उस आदमी को गले लगा लिया। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। नक्श को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसे ऐसा फिजिकल कांटेक्ट मिलेगा। ये पक्का कामरूप आकर्षण बफ वाले पैसिव स्किल का ही कमाल होगा।
नक्श ने हाथ बढ़ाकर धीरे से आशिका की पीठ थपथपाए और अपने स्टेटस बफ की वजह से इसका मजा ही कुछ और था। नक्श को अचानक समझ में आया कि जापानी फिल्मों में इतने सारे अलग अलग प्लॉट क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हर सीन एक अलग तरह का मजा देता है, जिससे उन्हें देखना हमेशा नया और एक्साइटिंग लगता है। आशिका को नक्श के चौड़े कंधे काफी पसंद आ रहे थे। वो कुछ देर तक उसे गले लगाए रही और फिर बेमन से उसे छोड़ दिया। उसके खूबसूरत गाल शर्म से लाल हो गए थे। तुम्हें ये मामला किसी वकील को सौंप देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छे से संभाल लेगा, नक्श ने एक और सलाह दी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, आशिका ने सहमति में सिर हिलाया। टैलेंट मीडिया का एक लीगल डिपार्टमेंट था और वो बहुत ही शानदार था, क्योंकि टैलेंट मीडिया जैसी बड़ी फिल्म और मीडिया कंपनियों को अक्सर कानूनी पचड़ों का सामना करना पड़ता था। सीईओ ऑफिस का वीआईपी एरिया। आर्यन अपनी सेक्रेटरी द्वारा दी गई चाय का कप पकड़े हुए था, लेकिन उसकी नजरें बार बार सीईओ ऑफिस के कसकर बंद दरवाजे की तरफ जा रही थीं। वो खुद को अपने दिमाग में अलग अलग सीन बनाने से नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ आशिका और नक्श ऑफिस में अकेले थे। एक आदमी और एक औरत का एक साथ अकेले होना स्वाभाविक रूप से कई बातों की तरफ इशारा करता है। आर्यन के लिए, हालांकि, ये बातें काफी निराशाजनक थीं। उसने अपनी दोनों छोटी सालियों पर नजर रखी थी, लेकिन अब जबकि वो उन्हें नहीं फंसा पाया था, उसकी पत्नी इसमें शामिल हो गई थी। लेकिन कर्जे के बोझ तले दबने से उसका दम घुट रहा था। अब उसके पास इन बातों की चिंता करने का समय नहीं था। उसे सब कुछ बर्बाद होने से पहले अपनी कर्जे की समस्या सुलझानी थी, वरना वो अपनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी खो सकता था। किस्मत से सीईओ ऑफिस का दरवाजा उसके लिए ज्यादा देर तक बंद नहीं रहा। करीब आधे घंटे बाद सेक्रेटरी ने एक बार फिर आर्यन को सीईओ ऑफिस के अंदर भेजा। उसने अनजाने में ही अपनी एक्स वाइफ आशिका की तरफ देखा और उसके गालों पर छाई लाली को नोटिस किया। तो ये बात है, दरवाजा बंद होते ही तुम दोनों शुरू हो गए। आर्यन ने मन ही मन उन्हें कोसा, लेकिन उसके पास अब इन बातों की परवाह करने का समय नहीं था, क्योंकि वो बुरी तरह से नक्श को अपनी आखिरी जीवन रेखा मानकर चिपका हुआ था। बाकी का मामला अब नक्श की चिंता का विषय नहीं था। उसने बस्ते की गई रकम आशिका को ट्रांसफर कर दी और फिर अंजलि के कॉफी शॉप की तरफ निकल गया। अपनी बड़ी साली के छिड़ने के बाद नक्श काफी एक्साइटेड महसूस कर रहा था और खुद को शांत करने के लिए उसे अपनी बहन के पास जाना पड़ा। नक्श को देखकर खूबसूरत अंजलि खुशी से झूम उठी और तुरंत अपने नक्श भाई को एग्जॉस्ट हुड की साफ सफाई और सर्विसिंग के लिए एक प्राइवेट रूम में खींच ले गई। नक्श भाई, क्या आप आज रात मेरे घर आएंगे? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, अंजलि ने सोफे पर लुभावने अंदाज में लेटते हुए अपनी कातिलाना नजरों से कहा। हाँ, कैसा सरप्राइज? उसके इस नखरे वाले अंदाज ने नक्श की उत्सुकता आसानी से जगा दी थी। अगर ये एक सरप्राइज है तो जाहिर है मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन मैं गारंटी देती हूं नक्श भाई को ये पक्का पसंद आएगा, अंजलि ने उसे और चिढ़ाया। ठीक है, सरप्राइज के लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा। नक्श हंसा और सिर हिलाया, फिर उसने खुशी से मुस्कुराती हुई उस सुंदरी को अपनी बाहों में भर लिया और आर्यन के मामले का जिक्र किया। क्या इसका मतलब नक्श भाई ने मेरी बहन को 24 लाख रुपये दिए? अंजलि ने हैरानी से नक्श की तरफ देखा। दिए नहीं, उधार दिए, नक्श ने सुधारते हुए कहा, क्योंकि ये फर्क बहुत जरूरी था। ठीक है फिर, अंजलि ने नक्श को एक गहरी नजर से देखा। वो अपने नक्श भाई को अच्छी तरह जानती थी। ये कैसा उधार था? ये सब बस एक बहाना था। अंजलि को लगा कि अगर उसके नक्श भाई का इरादा है तो उसकी बहन आशिका पक्का इससे बच नहीं पाएगी। हालांकि अंजलि की सोच पहले के मुकाबले काफी बदल गई थी। चूंकि नक्श का आना जाना कम हो गया था, उसने बाहर से मदद लेना शुरू कर दिया था। आज रात का सरप्राइज भी वही था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन भी इसमें शामिल हो जाएगी। खैर, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। शाम को अंजलि से मिलने का प्लान बनाने के बाद नक्श कॉफी शॉप से निकला और सीधे अपने पुराने कॉलेज, राजकोट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज की तरफ निकल गया। सौम्या ने कल रात उसे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसमें कहा गया था कि कॉलेज के अधिकारी नक्श से एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बारे में बात करने के लिए मिलना चाहते हैं। लोकेशन कॉलेज के पास ही रॉयल डाइनिंग रेस्टोरेंट थी। वो रेस्टोरेंट काफी बड़ा था और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज के पास काफी मशहूर था। फिर भी ये बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं था और यहाँ पार्टी देना उनके बजट से बाहर नहीं था। जब नक्श लगभग पहुंच ही गया था तो उसने सौम्या को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। वहां पहुंचने पर उसने रेस्टोरेंट के बाहर कुछ उम्रदराज लोगों और सौम्या को अपना इंतजार करते देखा। वाह, क्या स्वागत है, नक्श ने मन ही मन सोचा। नक्श, ये हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल शर्मा हैं।
ये हमारी यूथ लीग कमेटी के सेक्रेटरी गुप्ता हैं। सौम्या ने नक्श को पहले की तरह ही बुलाना जारी रखा। जाहिर है अधिकारियों के सामने उसे नक्श बुलाना भी एक जानबूझकर की गई हरकत थी ताकि वो उनके करीब दिख सके। राजकोट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज जैसी जगह पर बैकग्राउंड होने या न होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता था। सौम्या ने हमेशा एक मजबूत बैकअप न होने की वजह से नुकसान उठाया था, लेकिन इस बार वो शेर की सवारी कर रही थी। नमस्ते प्रिंसिपल शर्मा, सेक्रेटरी गुप्ता। नक्श सर, आप बहुत विनम्र हैं, कृपया अंदर आइए। थोड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सभी एक साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। अपने दिमाग में नक्श इस स्वागत के स्तर का हिसाब लगा रहा था। वो जानता था कि आज का मामला कोई छोटी बात नहीं होगी, खासकर जब प्रिंसिपल शर्मा खुद वहां मौजूद थे। उनके साथ कॉलेज के कई बड़े अधिकारी भी थे जिन्होंने नक्श की पुरानी टीचर गीता मैम को भी बुलाया था। नक्श, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी, तुम तो हमारे स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा कामयाब निकले। गीता मैम तब सिर्फ 30 साल की थी जब नक्श स्टूडेंट था, और देखते ही देखते वो 40 के पार हो गई थी। अपनी एजुकेशनल लिमिटेशंस की वजह से वो अभी भी एक काउंसलर थी, और अगर नक्श नहीं होता तो वो इस रिसेप्शन में शामिल होने के लायक नहीं होती। गीता मैम, आप तो अभी भी पहले की तरह ही जवान और खूबसूरत हैं, नक्श ने हंसते हुए कहा। गीता मैम में अभी भी काफी कशिश थी। उस जमाने में वो हॉस्टल के बिस्तरों पर लेटे हुए कई लड़कों के लिए एक फैंटेसी थी। जवान? मैं 45 की हो चुकी हूँ। सच में ऐसा नहीं लगता। गीता मैम तो मेरी उम्र की लगती हैं। वाह, तुम जिस तरह से बोलते हो, कोई शक नहीं कि तुम इतने कामयाब हो। बातों का तो जादू है तुम में। गीता मैम तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। औरतों को अपनी जवानी और खूबसूरती की तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। वो सभी एक प्राइवेट रूम में अपनी सीटों पर बैठ गए। शुरुआत में खास मेहमान नक्श को प्रिंसिपल शर्मा और सेक्रेटरी गुप्ता के बीच बैठना चाहिए था, लेकिन शायद सौम्या और नक्श के रिश्ते को जानते हुए उन्होंने सौम्या को नक्श के दाईं ओर बिठाया और सेक्रेटरी गुप्ता उसके आगे दाईं ओर बैठ गए। इस बैठने के इंतजाम ने एक बार फिर सौम्या को, जो कॉलेज में कोई खास अहमियत नहीं रखती थी, कनेक्शंस की ताकत का एहसास कराया। जैसे ही खाना और ड्रिंक्स सर्व हुए, सभी ने खाया और बातें की। नक्श को यूनिवर्सिटी के दिनों से ये जगह याद थी, हालांकि तब ये इतनी बड़ी नहीं थी। एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका था और स्वाद नहीं बदला था, शायद इसलिए क्योंकि मालिक ही यहाँ का शेफ भी था, जिसकी वजह से स्वाद हमेशा एक जैसा रहा था। नक्श सर, आप निश्चित रूप से हमारे कॉलेज के सबसे मशहूर पूर्व छात्रों में से एक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप मशहूर पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व कर सकें और एनिवर्सरी के शाम के प्रोग्राम में एक स्पीच दें। क्या ये मुमकिन है? थोड़ी बातचीत के बाद प्रिंसिपल शर्मा ने बात को असली मुद्दे पर लाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मशहूर पूर्व छात्रों की तरफ से बोलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। नक्श ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। राजकोट यूनिवर्सिटी की 60वीं एनिवर्सरी पर मशहूर पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व करना सच में सम्मान की बात थी। लेकिन नक्श जानता था कि प्रिंसिपल शर्मा और बाकी लोगों ने उसे सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं बुलाया था। ऐसी छोटी सी चीज के लिए वे बस एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते थे। नक्श सर, क्या आप चाहेंगे कि हम आपके लिए स्पीच तैयार करें, या आप खुद तैयार करना पसंद करेंगे? ऐसा करते हैं, ये काम सौम्या पर छोड़ देते हैं। आप दोनों वैसे भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तो अगर कोई बात हो तो आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं। नक्श के जवाब देने से पहले प्रिंसिपल शर्मा ने अपना सुझाव जोड़ दिया। तो फिर मैं प्रिंसिपल शर्मा की बात मानूंगा। नक्श ने बेपरवाही से सिर हिलाया, क्योंकि ये सब एक छोटी सी बात थी। नक्श सर, एनिवर्सरी के दिन हमने कई प्रोग्राम्स प्लान किए हैं, जिनमें गरीब छात्रों को आर्थिक मदद देना एक बहुत ही नेक काम है। क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर कुछ छात्रों को स्पॉन्सर करने में दिलचस्पी लेंगे? अब जबकि शुरुआती बातें खत्म हो गई थीं, प्रिंसिपल शर्मा ने बात को मेन टॉपिक पर लाते हुए कहा। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्पॉन्सर करना, हाँ, ये एक अच्छा काम है। नक्श ने हल्के से सिर हिलाया। अपनी मौजूदा दौलत के साथ उसे निश्चित रूप से पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने पहले एक खबर देखी थी जहां एक कॉलेज की छात्रा ने अपने उसी स्पॉन्सर से शादी कर ली थी जिसने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया था। इसलिए कुछ छात्रों को स्पॉन्सर करने में कोई हर्ज नहीं था। शायद कुछ ऐसे एहसानमंद भी हों जो इसका बदला चुकाएं। कॉलेज की छात्राओं को स्पॉन्सर करने से शुरुआत, एक टाइकून का सफर। लेकिन दिक्कत ये थी कि स्पॉन्सर कैसे किया जाए। चाहे वो कॉलेज हो या कोई तथाकथित चैरिटी संस्था, मिलने वाले डोनेशंस का इस्तेमाल कभी भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता। मिसाल के तौर पर, अगर नक्श ने 10 लाख दान दिए तो गरीब छात्रों के हाथ में इसका सिर्फ आधा ही पहुंचेगा।
ऐसा होना बहुत मुमकिन है। डिंग, वेलफेयर मिशन ट्रिगर हुआ। अपने पुराने कॉलेज को वापस दें। नक्श स्कॉलरशिप फाउंडेशन की स्थापना करें। मिशन बेनिफिट फाउंडेशन में निवेश किए गए फंड का दोगुना कैशबैक। जैसे ही नक्श इस बात पर विचार कर रहा था कि बेहद गरीब छात्रों के लिए फंडिंग का इंतजाम कैसे किया जाए, तभी सिस्टम की आवाज अचानक गूंज उठी। ओह, वेलफेयर मिशन, बढ़िया। नक्श खुशी से झूम उठा क्योंकि वो पैसे भी जुटा सकता था और एक नेक काम भी कर सकता था। एक तीर से दो निशाने। नक्श सर, हमारे कॉलेज में अभी भी काफी ऐसे छात्र हैं जो बेहद गरीबी में हैं, और शिक्षा विभाग से मिलने वाली मौजूदा फंडिंग नाकाफी है, जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां जरूरत ज्यादा है और मदद कम। इसलिए हमारा कॉलेज चाहता है कि कॉलेज की एनिवर्सरी के इस मौके पर यह देखा जाए कि क्या कोई मशहूर पूर्व छात्र इसमें मदद कर सकता है। नक्श के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर प्रिंसिपल शर्मा ने फिर से कहा। सौम्या ने अनजाने में ही नक्श की तरफ देखा। उसकी सबसे अच्छी सहेली आरती ने उसे बताया था कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने एक बार उनके बैंक में 200 करोड़ रुपए जमा किए थे, इसलिए उसे पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। और चूंकि वो नक्श के साथ संपर्क करने के लिए जिम्मेदार थी और ये माना जाता था कि उसका नक्श के साथ गहरा रिश्ता है, इसलिए यूथ लीग कमेटी में उसकी पोजीशन और भी मजबूत हो जाएगी अगर नक्श कॉलेज की मदद कर दे। प्रिंसिपल शर्मा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि सौम्या अभी कॉलेज में किस पद पर है? नक्श ने अचानक पूछा। नक्श सर, सौम्या हमारी यूथ लीग कमेटी में एक टीचर है, सेक्रेटरी गुप्ता ने तुरंत बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा। नक्श ने हल्का सा सिर हिलाया, अपने बगल में बैठी सौम्या की तरफ देखा और फिर प्रिंसिपल शर्मा से कहा, बेहद गरीब कुछ छात्रों को स्पॉन्सर करना सिर्फ एक टेम्परेरी काम है। क्या ऐसा करें, मैं 10 करोड़ रुपए की शुरुआती फंडिंग के साथ एक स्कॉलरशिप फाउंडेशन शुरू करूंगा। क्या 10 करोड़? जब नक्श ने अपनी बात खत्म की तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। प्रिंसिपल शर्मा ने अपनी नाक पर चश्मा ऊपर किया और फिर एक गहरी सांस ली। उन्होंने पहले सोचा था कि अगर नक्श 10-20 लाख का भी डोनेशन दे दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नक्श सर सीधे 10 करोड़ से शुरुआत करेंगे। नक्श सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, है ना? अपनी हैरानी से थोड़ा बाहर आते हुए प्रिंसिपल शर्मा ने पूछा। ऐसी बात में मजाक करने वाली क्या बात है? मैंने फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और अब जबकि मैंने कुछ पैसे कमा लिए हैं तो अपने पुराने कॉलेज को वापस देना तो लाजिमी है। जैसा कि कहावत है, जो गुलाब देता है उसके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज और भी बड़ा और बेहतर बन सके। इसके अलावा उन छात्रों की मदद करना जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मेरे लिए भी एक तरह का आशीर्वाद ही है। नक्श ने बड़ी नेकदिली से कहा। नक्श सर बहुत दरियादिल हैं, प्रिंसिपल शर्मा ने तारीफ करते हुए कहा। कोई ताज्जुब नहीं कि वो हमारे फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज के एक एंटरप्रेन्योर हैं। वो सच में एक अलग ही लेवल पर हैं। सेक्रेटरी गुप्ता ने भी हामी भरते हुए कहा। इसी बीच नक्श ने अपनी बात जारी रखी, मुझे उम्मीद है कि सौम्या इस फाउंडेशन की इंचार्ज बन सकती है। प्रिंसिपल शर्मा, अगर आप सहमत हैं तो इसे पक्का समझें। ये सुनकर सौम्या दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि नक्श उसे फाउंडेशन का हेड बना देगा। जाहिर है कॉलेज में उसकी अहमियत रातों रात बढ़ जाएगी क्योंकि वो बेहद गरीब छात्रों के लिए फंडिंग अप्रूव करने की इंचार्ज होगी। बिल्कुल, ये मुमकिन है। सौम्या की काबिलियत सभी के सामने है और मुझे यकीन है कि वो फाउंडेशन को बहुत अच्छे से संभालेगी। प्रिंसिपल शर्मा ने बार बार सिर हिलाया। चाहे फाउंडेशन का इंचार्ज कोई भी हो, राजकोट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज के लिए ये एक बहुत बड़ा जश्न था। खासकर चूंकि ये पहल उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, इसलिए ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। आखिरकार नक्श ने कहा था कि शुरुआती फंडिंग 10 करोड़ होगी। नक्श सर, आपको ये कैसा रहेगा? अगले कुछ दिनों में हमारा कॉलेज एनिवर्सरी के प्रोग्राम्स के दौरान एक नक्श स्कॉलरशिप फाउंडेशन के उद्घाटन समारोह की जोर शोर से तैयारी करेगा। प्रिंसिपल शर्मा ने प्रस्ताव रखा। ये ठीक है प्रिंसिपल शर्मा, आपको जैसा सही लगे वैसा इंतजाम करें। नक्श को भी ये प्रस्ताव अच्छा लगा। कॉलेज के जश्न के दिन फाउंडेशन का उद्घाटन समारोह रखना काफी शानदार होगा। वैसे प्रिंसिपल शर्मा, यहाँ आते समय मैंने लाइब्रेरी के पास एक बिल्डिंग देखी जो सिर्फ आधी बनी हुई थी और वैसे ही छोड़ दी गई थी। उसका क्या मामला है? नक्श ने पूछा। वो हमारे कॉलेज की नई लाइब्रेरी है, लेकिन क्योंकि पिछले 2 सालों से शहर की माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए शिक्षा विभाग की फंडिंग नहीं आ रही है और नई लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है।
इस मुद्दे पर बात करते हुए प्रिंसिपल शर्मा ठंडी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। पिछले कुछ सालों में ज्यादातर इलाकों में पैसों की तंगी थी, कई स्थानीय शिक्षा विभाग कंगाल हो चुके थे, जिससे उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अगर ऐसी बात है तो मैं फंडिंग दूंगा। उस लाइब्रेरी का बजट कितना है? नक्श को लगा कि सिर्फ 10 करोड़ का निवेश करना थोड़ा कम है। ये देखते हुए कि ये फायदे का मौका था, उसने उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी फंडिंग देने का फैसला किया। हाँ, खुशी इतनी अचानक मिली। प्रिंसिपल शर्मा पहले तो चौंक गए, फिर बोले, शुरुआती बजट 1.5 करोड़ था। तो ऐसा करते हैं, मैं 3 करोड़ दूंगा। लाइब्रेरी का साइज 2 गुना कर दो। नक्श ने अपना हाथ हिलाते हुए बड़े शान से कहा। क्या 3 करोड़? प्रिंसिपल शर्मा, सेक्रेटरी गुप्ता और बाकी सभी लोग एक बार फिर हैरान रह गए। राजकोट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी काफी छोटी थी, इसीलिए उन्होंने पुरानी बिल्डिंग के ठीक बगल में एक नई लाइब्रेरी बनाने की अपील की थी। कॉलेज के प्लान के हिसाब से नई लाइब्रेरी में न्यू मीडिया रीडिंग रूम और स्टूडेंट्स के लिए ढेर सारे स्टडी रूम्स बनने थे, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए जगह की कमी ना हो। प्रिंसिपल शर्मा इस लाइब्रेरी के लिए फंड जुटाने के लिए दर दर भटक रहे थे। बड़ी मुश्किल से प्लान पास हुआ था, फाउंडेशन भी बन गया था, लेकिन फंड अभी तक नहीं मिला था। और अब नक्श कह रहा था कि वह 3 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। इससे उनकी सबसे बड़ी परेशानी एक झटके में हल हो गई थी। नक्श सर, ये ड्रिंक आपके नाम। प्रिंसिपल शर्मा ने खुशी से अपना गिलास उठाते हुए कहा, ये एक बहुत बड़ा नेक काम है, जिसका फायदा हमारे कॉलेज के 13,000 स्टूडेंट्स को मिलेगा। नक्श ने अपना गिलास उठाया और हल्के से उनके गिलास से टकराया। प्रिंसिपल शर्मा, अगर कॉलेज को कोई और भी परेशानी हो तो बेझिझक बताए। चूंकि सिस्टम ने उसे खुद पैसे लुटाने का मौका दिया था, तो नक्श पीछे हटने वालों में से नहीं था। ऐसे वेलफेयर टास्क से जितना फायदा उठाया जा सके उतना अच्छा था। प्रिंसिपल शर्मा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर राजकोट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज कोई बहुत बड़ा टॉप टियर कॉलेज नहीं था। यहाँ से कोई बहुत बड़े और नामी लोग भी नहीं निकले थे, इसलिए कॉलेज को बड़े डोनेशन ना के बराबर मिलते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े कॉलेजों की बात अलग थी। कॉलेज का सारा काम सरकारी फंड से चलता था, और अब जब नक्श खुद सामने से ऑफर दे रहा था, तो प्रिंसिपल शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने बड़े कॉलेज में खर्चों की कमी तो वैसे भी नहीं थी। लेकिन प्रिंसिपल शर्मा को लगा कि शायद नक्श बस औपचारिकता के लिए कह रहा है, इसलिए उन्होंने तुरंत कोई और मांग नहीं रखी। इसके बजाय उन्होंने लाइब्रेरी वाली बात को ही आगे बढ़ाया। नक्श सर, चूंकि आप नई लाइब्रेरी के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बनने के बाद इसका नाम आपके नाम पर ही रखा जाएगा। कॉलेज नक्श सर को रिटर्न में ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता था, लेकिन उनके नाम पर लाइब्रेरी का नाम रखना एक बड़ा सम्मान था। बड़े बड़े कॉलेजों में ऐसा ही होता था। नक्श ने हामी भरी, वाकई ये काफी रुतबे वाली बात थी। भविष्य में कॉलेज के जूनियर स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए कहेंगे, मैं नक्श बिल्डिंग में पढ़ने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल शर्मा, ऐसा करते हैं। नक्श ने फिर से बात शुरू की, मैं नक्श स्कॉलरशिप फाउंडेशन में 10 करोड़ और डाल देता हूँ ताकि इसका दायरा बढ़ सके। ये पैसा सिर्फ गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि कॉलेज की दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। सीधे शब्दों में कहूं तो इस फाउंडेशन को बनाने का मेरा मकसद ही अपने पुराने कॉलेज को वापस कुछ देना है। क्या अब ये रकम 20 करोड़ हो चुकी थी? प्रिंसिपल शर्मा और सेक्रेटरी गुप्ता ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके होश पूरी तरह उड़ चुके थे। कमरे में मौजूद बाकी लोगों के चेहरे भी देखने लायक थे। नक्श की तरफ देखने का उनका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था, उसमें अब गहरी इज्जत झलक रही थी। ये 20 करोड़ रुपए थे, और इस इंसान ने ऐसे दे दिए जैसे जेब से चिल्लर निकाल कर दे रहा हो। बगल में बैठी सौम्या के दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी, क्योंकि अभी अभी नक्श ने कहा था कि इस फाउंडेशन की जिम्मेदारी उसी की होगी। इसका मतलब था कि नक्श द्वारा इन्वेस्ट किए गए उन 20 करोड़ रुपयों का पूरा मैनेजमेंट उसके हाथों में होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था, लेकिन साथ ही उसे उस ताकत का एहसास भी हो रहा था। ये सोचना मुश्किल नहीं था कि फाउंडेशन का हेड बनने के बाद प्रिंसिपल शर्मा और सेक्रेटरी गुप्ता जैसे लोग भी उससे बड़ी इज्जत से पेश आएंगे। आखिर फाउंडेशन का एक भी रुपया उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता था। नक्श सर, आप वाकई हमारे कॉलेज का गर्व हैं। प्रिंसिपल शर्मा ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, काश हमारे कॉलेज में आप जैसे कुछ और होनहार स्टूडेंट्स होते। सेक्रेटरी गुप्ता ने भी तुरंत हामी भरी, बिल्कुल सही कहा। अगर नक्श सर जैसे कुछ और एलुमनी हमारे पास होते तो हमारा कॉलेज भी टॉप टियर यूनिवर्सिटी बन जाता। हालांकि ये बात थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कही गई थी,
क्योंकि राजकोट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज सेकेंड टियर में भी एक औसत दर्जे का कॉलेज था जिसके टॉप टियर बनने का कोई चांस नहीं था। खाना खत्म होने के बाद प्रिंसिपल शर्मा ने नक्श को कैंपस घूमने के लिए इनवाइट किया। ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, वो तो बस गरीब बच्चों के फंड को लेकर बात करना चाहते थे और एनिवर्सरी के दिन एक छोटा सा इवेंट रखना चाहते थे। लेकिन नक्श ने उन्हें एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। गरीब बच्चों को फंड, ये तो बहुत छोटी बात थी। ये नक्श सर तो पूरे राजकोट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज को ही फंड करने के मूड में लग रहे थे। अगर उन्हें इस कॉलेज का कुबेर कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। नक्श ने भी खुशी खुशी इनविटेशन मान लिया क्योंकि वह सच में अपने पुराने कॉलेज को करीब से देखना चाहता था। और इस तरह कॉलेज के बड़े अधिकारियों की फौज के साथ नक्श अपने उस कॉलेज में दाखिल हुआ जिसे छोड़े उसे जमाना बीत गया था। इतने सालों बाद भी कॉलेज की ज्यादातर बिल्डिंग्स वैसी ही थीं। वो आर्टिफिशियल लेक जहां कपल्स बैठा करते थे वो अभी भी वहीं थी, हालांकि उसके ऊपर बना छोटा सा शेडअप काफी जर्जर हो चुका था। प्रिंसिपल शर्मा, मुझे लगता है ये आर्टिफिशियल लेक हमारे कॉलेज की पहचान है। हमें इसे भी रिनोवेट करना चाहिए। नक्श ने उस शेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, उदाहरण के लिए ये बैठने की जगह बहुत छोटी है और सिर्फ एक ही है। मुझे लगता है हमें यहाँ 2 नए और बड़े शेड बनाने चाहिए ताकि जूनियर लड़के लड़कियां आराम से यहाँ बैठ सकें। ये कहते हुए नक्श को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। उस वक्त वह और सौम्या अक्सर इसी लेक के किनारे डेट पर आते थे, लेकिन ये जगह हमेशा फुल रहती थी। शाम के वक्त यहाँ इतने कपल्स होते थे कि अगर आप थोड़े भी लेट हुए तो आपको बैठने की जगह तक नहीं मिलती थी। हाँ, नक्श सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रिंसिपल शर्मा ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। आखिर प्रिंसिपल होने के नाते पूरे कॉलेज का रेनोवेशन उनके लिए तो खुशी की ही बात थी। सौम्या, हम लोग भी तो अपने कॉलेज के दिनों में यहीं आकर बैठते थे। नक्श ने सौम्या की तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उस वक्त सौम्या उस जर्जर शेड को देखकर जैसे अपनी ही पुरानी यादों में खोई हुई थी। नक्श की आवाज सुनकर वो चौंकी और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस वक्त हम कितने नादान थे। हाँ, और देखते ही देखते हम बड़े भी हो गए। नक्श ने भी एक गहरी सांस ली। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो सेक्रेटरी गुप्ता ने प्रिंसिपल शर्मा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, प्रिंसिपल शर्मा, क्यों ना हम सौम्या को ही नक्श सर के साथ कैंपस घुमाने के लिए छोड़ दें। ये सही रहेगा। प्रिंसिपल शर्मा तुरंत समझ गए। उन दोनों को पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिलना चाहिए। उनके बीच में कबाब में हड्डी बनना ठीक नहीं था। नक्श सर, मैं माफी चाहता हूं, मुझे अभी याद आया कि हमें एक बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। प्रिंसिपल शर्मा ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा। क्यों ना सौम्या आपको बाकी का कैंपस घुमा दे। जब आप फ्री हो जाएं तो बस मुझे एक कॉल कर लीजिएगा। नक्श उनका इशारा समझ गया और उसने तुरंत सिर हिलाया। प्रिंसिपल शर्मा, आप अपना काम देखिए। सौम्या, नक्श सर का अच्छे से ख्याल रखना। अगर कोई भी जरूरत हो तो तुरंत मुझे बताना। जाने से पहले प्रिंसिपल शर्मा ने सौम्या को हिदायत दी और फिर अपनी टीम के साथ वहां से चले गए। प्रिंसिपल शर्मा काफी समझदार हैं, उन्हें पता था कि उनका यहाँ रहना माहौल को थोड़ा ऑकवर्ड कर रहा है। सबके जाने के बाद नक्श ने हंसते हुए कहा। सौम्या ने सीरियस होकर पूछा, क्या तुम सच में कॉलेज में 20 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हो? कॉलेज में नहीं नक्श, स्कॉलरशिप फाउंडेशन में। नक्श ने उसे करेक्ट करते हुए कहा, पैसा फाउंडेशन के अकाउंट में रहेगा और उसे कहाँ खर्च करना है ये फैसला फाउंडेशन ही करेगा। इसलिए फाउंडेशन की हेड होने के नाते तुम्हें इस पर पैनी नजर रखनी होगी ताकि पैसा वहीं खर्च हो जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम सच में चाहते हो कि मैं इस फाउंडेशन की हेड बनूं? सौम्या ने हिचकिचाते हुए पूछा। और कौन? इस पूरे कॉलेज में मैं सिर्फ तुम्हें ही तो जानता हूं। नक्श ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन मुझे फाउंडेशन के मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे डर है कि मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी। सौम्या सच में डरी हुई थी। आखिर 20 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी। फाउंडेशन में सिर्फ तुम अकेली नहीं होगी, हम बाद में कुछ प्रोफेशनल स्टाफ हायर कर लेंगे। तुम्हें बस फाइलों को चेक करके साइन करने होंगे। हाँ, हम आरती को भी फाउंडेशन में एक पोस्ट दे सकते हैं और उससे भी कुछ अच्छे स्टाफ रिकमेंड करवा सकते हैं। नक्श ने सुझाव दिया और फिर उस जर्जर शेड की तरफ इशारा किया। चलो वहां चलकर थोड़ा टहलते हैं। पुरानी जगह की सैर। सौम्या ने हल्का सा सिर हिलाया। उस जगह से वाकई उन दोनों की बहुत सी खूबसूरत यादें जुड़ी थीं। सौम्या जी, आप यहाँ हैं, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। जैसे ही वे लेक की तरफ बढ़ने वाले थे, पीछे से एक आदमी की आवाज आई। नक्श ने पलटकर देखा।
वो आदमी लगभग उसी की उम्र का लग रहा था, शक्ल सूरत से काफी पढ़ा लिखा लग रहा था और उसकी नाक पर सोने के फ्रेम वाला चश्मा टिका था। जब नक्श उसे देख रहा था तो वो आदमी भी नक्श को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। सौम्या जी, ये कौन है? मैं नक्श, सौम्या का कॉलेज क्लासमेट। सौम्या के कुछ बोलने से पहले ही नक्श ने खुद ही अपना परिचय दे दिया। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर देव है, मैं राजकोट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ। उस आदमी ने औपचारिकता दिखाते हुए हाथ आगे बढ़ाया। नक्श ने भी उससे हाथ मिलाया। आप सौम्या जी के क्लासमेट हैं, इसका मतलब आपने भी इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है? हाथ मिलाते हुए डॉक्टर देव ने पूछा। हाँ, 2007 का बैच। क्या आपने भी सौम्या जी की तरह पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? नहीं, मैं पढ़ाई में इतना आगे नहीं गया, मुझे किताबों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने सीधा काम करना शुरू कर दिया था। नक्श ने ईमानदारी से जवाब दिया। वो भी ठीक है, कामयाबी का रास्ता सिर्फ पढ़ाई ही तो नहीं है। जैसे मुझे ही देख लीजिए, मैंने पीएचडी की और अब बस कॉलेज में एक टीचर बनकर रह गया हूँ। डॉक्टर देव की बातें सुनने में भले ही विनम्र लग रही थीं, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सा घमंड था। मैं एक पीएचडी डॉक्टर हूँ, एक यूनिवर्सिटी टीचर। डॉक्टरेट की डिग्री और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना दोनों ही समाज में काफी रुतबा रखते थे। इसीलिए एक मामूली अंडरग्रेजुएट नक्श के सामने डॉक्टर देव खुद को बहुत सुपीरियर समझ रहा था। सौम्या जी, मैंने एक स्टेज प्ले की 2 टिकट्स ली हैं। क्या हम आज रात वो प्ले देखने चले? नक्श की प्रोफाइल का अंदाजा लगाने के बाद डॉक्टर देव सीधा सौम्या की तरफ मुड़ा। माफ कीजिएगा डॉक्टर देव, मेरा आज रात का प्लान पहले से फिक्स है। सौम्या ने सीधे तौर पर मना कर दिया। डॉक्टर देव काफी समय से उसके पीछे पड़ा था, लेकिन सौम्या को इस घमंडी और खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार मानने वाले आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अक्सर दूसरों के सामने अपनी डिग्रियों की शेखी बघारता था और खुद को सबसे ऊपर समझता था। उसे दूसरों को ज्ञान बांटने का बड़ा शौक था। सौम्या को ऐसे ओवरस्मार्ट आदमी बिल्कुल पसंद नहीं थे। आपका प्लान फिक्स है? डॉक्टर देव ने अनजाने में नक्श की तरफ देखा। क्या इनके साथ? हाँ, सौम्या ने सीधे सिर हिला दिया। सौम्या जी, ये आपके बॉयफ्रेंड तो नहीं है? चश्मे के पीछे डॉक्टर देव की आंखें फटी रह गईं। अगर है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? सौम्या के कुछ बोलने से पहले ही नक्श ने हंसते हुए पूछ लिया। क्या सच में? डॉक्टर देव को अपने दिल के टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। उसने खुद को संभाला और नक्श को घूरते हुए बोला, तुम सौम्या जी के बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हो? सौम्या जी ने इसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। भले ही ये कॉलेज बहुत टॉप का ना हो, लेकिन वो तुम जैसे किसी अंडरग्रेजुएट के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। डॉक्टर देव को बात करने की तमीज नहीं थी। नक्श को नीचा दिखाने के चक्कर में उसने अनजाने में सौम्या की भी बेइज्जती कर दी थी। नक्श उस बेवकूफ आदमी को देखकर बस मुस्कुरा दिया। ऐसी बकवास बातों से वो सौम्या को कभी इम्प्रेस नहीं कर सकता था। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नक्श का हमेशा से एक उसूल था, कभी किसी बेवकूफ से बहस मत करो। इस आदमी का दिमाग पक्का घुटनों में था, वरना वो ऐसी बातें नहीं करता। शायद ज्यादा पढ़ पढ़कर इसका दिमाग खिसक गया था। डॉक्टर देव को उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतनी आसानी से उसकी बात मान लेगा। वो एक पल के लिए सन रह गया। उसी वक्त नक्श ने सौम्या का हाथ पकड़ा और सीधा उस शेड की तरफ चल दिया। 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर अपने पुराने कॉलेज में चलना उसके दिल में एक अजीब सा लेकिन अच्छा एहसास जगा रहा था। इतनी अचानक से हाथ पकड़े जाने पर सौम्या थोड़ी घबरा गई, लेकिन जल्द ही उसे लगा जैसे उसके दिल में दबी कोई पुरानी याद जाग गई हो, जो उसे वापस उन पुराने दिनों में ले गई। रुकिए। होश में आने के बाद डॉक्टर देव उनके पीछे दौड़ा। सौम्या जी, क्या आप श्योर हैं? आप एक बार फिर से सोच लीजिए। मुझे लगता है मैं आपके लिए ज्यादा परफेक्ट हूँ। डॉक्टर देव ने पूरी सीरियसनेस के साथ कहा। तुम्हें लगता है? डॉक्टर देव की बात पर सौम्या को गुस्सा भी आया और हंसी भी। ये डॉक्टर देव खुद को हमेशा कुछ ज्यादा ही बड़ा समझता था। उसे प्रपोज करते वक्त भी उसका वो पीएचडी वाला घमंड नहीं गया था। उसका रवैया हमेशा ऐसा रहता था जैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें पसंद किया। सौम्या पहले ही उसे साफ तौर पर मना कर चुकी थी और उससे एक दूरी बनाकर रखती थी। लेकिन डॉक्टर देव हार मानने वालों में से नहीं था और बीच बीच में सौम्या के पास ही जाता था। पहले तो एक कलीग होने के नाते सौम्या उसे प्यार से मना कर देती थी, लेकिन आज वो अपनी हदें पार कर रहा था। मुझे बॉयफ्रेंड चुनने के लिए तुम्हारी राय की जरूरत है। डॉक्टर देव, हम सिर्फ कलीग्स हैं, है ना?
मैं किसे अपना बॉयफ्रेंड चुनती हूँ इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। भले ही वो इंसान सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर 10वीं फेल 5वीं पास या बिल्कुल अनपढ़ ही क्यों ना हो, जब तक मैं राजी हूँ आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। अपनी हद में रहिए, सौम्या ने गुस्से में जवाब दिया। वो सच में डॉक्टर देव की इन हरकतों से पक चुकी थी। सौम्या को पहली बार इतने गुस्से में देखकर डॉक्टर देव थोड़ा घबरा गया। लेकिन मैं राजकोट यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूं और एक लेक्चरर हूं, क्या हम दोनों की जोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी? हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी या नहीं, ये फैसला करने वाले तुम कोई नहीं होते। सौम्या ने डॉक्टर देव को एक तीखी नजर से देखा और नक्श के साथ वहां से चली गई। इस बार डॉक्टर देव ने उनका पीछा नहीं किया। उस डॉक्टर साहब को लग रहा था कि सौम्या पक्का एक दिन पछताएगी। वो आदमी बस थोड़ा लंबा और शक्ल से अच्छा दिख रहा था, एकदम किसी चॉकलेटी बॉय की तरह। लड़कियां हमेशा शक्ल पर ही क्यों मरती हैं? दूसरी तरफ नक्श और सौम्या उस लेक के बीचों बीच बने शेड तक पहुंच गए। वो शेड काफी बड़ा था और कपल्स के लिए एक बहुत पॉपुलर डेटिंग स्पॉट था। अभी भी वहां कोनों में दो कपल्स बैठे एक दूसरे में खोए हुए थे। वो डॉक्टर देव तो बड़ा फनी पीस था। लेक की सतह से टकराकर आती ठंडी हवा को महसूस करते हुए नक्श ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो वो बहुत चिड़चिड़ा लगता है, हमेशा खुद में ही मगन रहता है। सौम्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजर अनजाने में उनके जुड़े हुए हाथों पर गई और उसने धीमे से कहा, आखिरी बार जब हमने इस तरह हाथ पकड़कर यहाँ कदम रखा था वो 13 साल पहले की बात है। हाँ, लगभग। नक्श ने सिर हिलाया और फिर बहुत ही नेचुरली सौम्या का हाथ छोड़ दिया। उनका अभी जो रिश्ता था उसे देखते हुए इस तरह हाथ पकड़े रहना ठीक नहीं था। उसने तो बस उस डॉक्टर साहब का पत्ता काटने के लिए उसका हाथ पकड़ा था। नक्श को अपना हाथ छोड़ते देख सौम्या के दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। सुना है तुम्हारा तलाक हो गया है? थोड़ी देर की शांति के बाद सौम्या ने ही बात शुरू की। हाँ, मेरी बेटी मेरे साथ ही रहती है, नक्श ने हामी भरी। तुम्हारी अभी जो पोजीशन है उसे देखकर लगता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही। सौम्या ने एक बार फिर हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरा दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। नक्श ने बड़ी ईमानदारी से अपने दिल की बात कह दी। जब तक वह सिंगल था तब तक सब कुछ उसके उसूलों के हिसाब से था, इसलिए शादी का तो सवाल ही नहीं उठता था। हालांकि आरती ने भी कहा था कि नक्श जैसे स्टेटस वाला इंसान सिंगल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसके अपने मुंह से ये बात सुनकर सौम्या को थोड़ा बुरा तो लगा। इतने सालों बाद नक्श एक बार फिर उसकी जिंदगी में आया था, और वो भी बिल्कुल किसी हीरो की तरह। उसे अचानक अपनी फेवरेट फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया, मेरा सपनों का राजकुमार एक बहुत बड़ा हीरो होगा। एक दिन वो सोने की चमकती हुई पोशाक पहने 7 रंगों वाले बादलों पर सवार होकर मेरे पास आएगा। आज की इस असल दुनिया में नक्श की ये वापसी किसी सोने की पोशाक और 7 रंगों वाले बादल से कम नहीं थी। सौम्या भी आखिर एक आम लड़की ही थी। वो ख्यालों में खोने से खुद को रोक नहीं पाई, खासकर तब जब उसका और नक्श का एक पुराना रिश्ता रह चुका था और वे बिना किसी कड़वाहट के अलग हुए थे। तो जाहिर है, जब उसने सुना कि नक्श की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है तो उसका दिल थोड़ा टूट सा गया। नक्श सौम्या के चेहरे के बदलते भावों को पढ़ सकता था, लेकिन अब वो इंसान नहीं था जो किसी औरत की भावनाओं की वजह से अपना मूड खराब कर ले। काफी देर हो गई है, चलो वापस चलते हैं और एजुकेशन फंड वाले इवेंट की तैयारी करते हैं, उसने कहा। अगर कोई जरूरी बात हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। नक्श ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सोचने के लिए थोड़ा स्पेस दिया। उसे यकीन था कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो सौम्या के पास एक पक्का जवाब होगा। ठीक है, सौम्या ने सिर हिलाया। उसे वाकई में अकेले कुछ वक्त चाहिए था ताकि वो ये तय कर सके कि आगे उसे नक्श के साथ किस तरह पेश आना है। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और सौम्या यूथ लीग कमेटी के ऑफिस की तरफ लौट गई। नक्श सीधा पार्किंग लॉट की तरफ चल दिया, लेकिन वो अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। नक्श सर, ये सच में आप हैं? उस आवाज में एक ऐसी खुशी थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। नक्श को मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी, उसने आवाज से ही पहचान लिया था कि वो उसे बुलाने वाली महक है। जब 19 साल की इस भोली भाली लड़की ने व्हाट्सएप पर उसे नक्श बुलाना शुरू किया था तो जल्द ही वह समझ गई थी कि नक्श जैसे मैच्योर आदमी को नक्श सर या अंकल बुलाना कितना एक्साइटिंग हो सकता है। आखिर नक्श को नक्श बुलाने वाली तो बहुत सी औरतें थीं, लेकिन उसे अंकल सिर्फ वही बुलाती थी।
वैसे भी उन दोनों की उम्र में जितना फासला था, उसे देखते हुए उसे नक्श सर बुलाना कहीं से भी अजीब नहीं था। नक्श रुका और मुड़कर देखा, और हाँ, वो महक ही थी, और वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसी की उम्र की दो और लड़कियां थीं। तीनों ने मिनी स्कर्ट पहन रखी थी और उनके लंबे खूबसूरत पैरों पर पतली ग्रे स्टॉकिंग्स चढ़ी हुई थीं। कॉलेज कैंपस में ये एक ऐसा नज़ारा था जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। नक्श सर, क्या इत्तेफाक है? क्या आप कॉलेज में मुझसे मिलने आए थे? महक अपनी दोस्तों को छोड़कर तेजी से नक्श की तरफ आए और तुरंत उसका बड़ा सा हाथ पकड़कर प्यार से झुलाने लगी। तुम्हें क्या लगता है? नक्श ने भी चुटकी लेते हुए पूछा। मुझे तो लगता है आप मेरे लिए ही आए थे, महक ने खुशी से सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर ऐसा ही समझ लो। नक्श ने कंधे उचकाए। आखिर उस चुलबुली लड़की को भी अच्छे से पता था कि वह उससे मिलने नहीं आया था। अगर वो बेवकूफ बनने का नाटक कर रही थी तो नक्श भी उसका साथ देने में पीछे क्यों हटता। महक, ये अंकल तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो नहीं है? महक, तूने सच में एक अंकल को फंसा लिया। तभी महक के साथ आए दोनों लड़कियां भी वहां पहुंच गईं। दोनों बड़ी हैरानी और उत्सुकता से नक्श को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे बस अंकल टाइप लोग ही पसंद हैं। महक तो बस यही चाहती थी कि उसकी दोस्तें उसकी मदद करें। उसने बड़ी चालाकी से अपना हाथ नक्श के हाथ में डाल लिया और जानबूझकर अपने मुलायम बदन को उसके हाथ से रगड़ दिया। नक्श सर, ये दोनों मेरी हाई स्कूल की दोस्त हैं। ये जो लंबी वाली है, ये सुरभि है, और ये छोटी वाली मानवी है। ये दोनों राजकोट यूनिवर्सिटी के आर्ट स्कूल में पढ़ती हैं। महक ने अपनी दोनों दोस्तों का इंट्रोडक्शन दिया, जो आज उसके साथ इंस्टाग्राम के लिए एक रील बनाने राजकोट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज आई थीं। आजकल के जमाने में आर्ट्स पढ़ने वाली लड़कियों की तो बात ही छोड़िए, थोड़ी बहुत भी अच्छी दिखने वाली कॉलेज की लड़कियां अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत मेंटेन रखती हैं। अभी महक के इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे और उसकी दोनों दोस्त भी उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने आई थीं। वो कॉलेज के गेट पर ही मिली थी जब उन्होंने नक्श को देखा। हेलो नक्श सर, सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल, आपकी उम्र क्या है? मानवी अभी भी च्यूइंग गम चबा रही थी। उसने एक बबल फुलाया और बड़ी उत्सुकता से पूछा। 35। क्या आप अभी से 35 के हो गए? वैसे नक्श देखने में काफी यंग लगता था, करीब 30 साल का। इसलिए जब उसने बताया कि वह 35 का है तो मानवी और सुरभि दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब आप महक से 16 साल बड़े हैं, मानवी ने उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए कहा। प्यार में उम्र कोई मायने नहीं रखती, समझे? नक्श के कुछ बोलने से पहले ही महक बोल पड़ी। उसने प्यार से अपना सिर नक्श के कंधे पर रखा और बोली, मुझे तो बस नक्श सर ही पसंद है। छी, कितना चीजी है। ये तो जबरदस्ती का रोमांस दिखाया जा रहा है, दोनों दोस्तों ने एक के बाद एक चिढ़ाते हुए कहा। नक्श ने बेबसी से सिर हिलाया और हल्की सी सजा के तौर पर महक के कमर के नीचे हल्के से थप्पड़ मारा। नक्श सर, थोड़ा और जोर से मारिए ना। नक्श को हैरानी हुई जब महक को सच में इसमें मजा आने लगा। उसने नक्श के कान में एक बहुत ही सिडक्टिव आवाज में फुसफुसाया। डैम! नक्श के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। क्या इसे बर्दाश्त करना किसी के भी बस की बात थी? ये लड़की तो सच में बहुत शातिर निकली। महक, हम अभी भी यहीं हैं, अभी से खुसुर पुसुर शुरू कर दी क्या? क्या तुमने हमें हवा समझ रखा है? मानवी और सुरभि ने बारी बारी से उन्हें चिढ़ाया। अंकल, अब जब आपने महक को पटा ही लिया है तो क्या आपको हमें ट्रीट नहीं देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, और वो भी कोई शानदार ट्रीट होनी चाहिए, दोनों ने एक सुर में कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी रेस्टोरेंट पसंद हो बता दो। नक्श अभी बहुत अच्छे मूड में था। उसने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा। अब उसे समझ में आ रहा था कि मर्दों को 18 साल की लड़कियां इतनी पसंद क्यों आती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे जवान और खूबसूरत होती हैं, बल्कि उनकी उस चुलबुलेपन और जिंदादिली की वजह से। 18 साल की लड़कियों में जो जवानी का जोश और चुलबुलापन होता है, वो उसे सौम्या जैसी औरतों में कभी नहीं मिल सकता था। महक जैसी लड़कियों के साथ रहने से उसे खुद भी जवानी का एहसास होता था। सच में, हम कुछ भी चुन सकते हैं। दोनों लड़कियों की आंखें चमक उठीं। नक्श ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नक्श सर कभी झूठ नहीं बोलते। अंकल, आपने खुद कहा है, तो फिर अब हमारे महंगे शौक से घबराना मत। मानवी और सुरभि दोनों बहुत खुश थीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ बोली, हम मिकासा रेस्टोरेंट में खाएंगे। दोनों जिस मिकासा रेस्टोरेंट की बात कर रही थीं, वो राजकोट का एक बहुत मशहूर एशियन फ्यूजन रेस्टोरेंट था। वहां एक आदमी का बिल कम से कम 10,000 रुपये आता था, जो उसे एक बहुत ही हाई एंड रेस्टोरेंट बनाता था।
बेशक ये हाई एंड सिर्फ मानवी और सुरभि की सोच के हिसाब से था। सच में अमीर लोगों की नज़र में जिस रेस्टोरेंट में 10,000 रुपये का बिल आए उसे कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं माना जाता। नक्श को इस रेस्टोरेंट के बारे में पता था। तलाक से पहले वह अपनी एक्स वाइफ मीशा के साथ वहां खाना खा चुका था। उस वक्त उसे वो काफ़ी महंगा लगा था। दोनों का बिल करीब 30,000 रुपये आया था। लेकिन आज के नक्श के लिए एक 10,000 रुपये के बिल वाला रेस्टोरेंट बस एक मिड रेंज रेस्टोरेंट था और इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, नक्श ने हामी भर दी। ये नक्श सर, आप तो बहुत दिलदार हैं। नक्श सर की जय हो। नक्श को बिना किसी झिझक के हाँ करते देख दोनों लड़कियां खुशी से पागल हो गईं। चुलबुली महक के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे नक्श सर से मिलने का ऐसा सरप्राइज मिलेगा, वो भी तब जब वह उनसे मिलने के लिए तड़प रही थी और ऊपर से उनके साथ डिनर करने का मौका भी मिल गया। उसे आज नक्श सर को पूरी तरह से अपना दीवाना बनाना ही था, वरना इस शानदार इत्तेफाक का कोई मतलब नहीं रह जाता। नक्श तीनों लड़कियों को पार्किंग लॉट में ले गया और अपनी BYD U8 की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम में से किसी को ड्राइविंग आती है? उसने पिछली मीटिंग में ड्रिंक की थी, इसलिए अभी उसका गाड़ी चलाना ठीक नहीं था। नक्श सर, मुझे गाड़ी चलानी आती है, महक ने मुस्कुराते हुए कहा। 18 साल की होते ही उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया था, बस एक लग्जरी कार की कमी थी। तो फिर तुम चलाओ, ये कहकर नक्श सीधा पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। महक बहुत एक्साइटेड थी, उसने ड्राइवर सीट संभाली। नक्श सर, क्या आप मेरे लिए सीट एडजस्ट कर देंगे? उसने नक्श की मदद मांगने के लिए सिर घुमाया। असल में वो बस उसके करीब आने का एक बहाना ढूंढ रही थी। आखिर सीट एडजस्ट करने वाला इलेक्ट्रिक बटन सीट के बिल्कुल नीचे था और अगर नक्श पैसेंजर साइड से झुकता तो पक्का उन दोनों के बीच एक बहुत ही इंटीमेट टच होता। नक्श उस छोटी सी लड़की के दिमाग की खुराफात को तुरंत समझ गया। लेकिन चूंकि महक ने एक जेके स्कर्ट और स्टॉकिंग्स पहन रखी थी तो नक्श को भी उसकी सीट एडजस्ट करने में कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए नक्श उसकी तरफ झुका और उसका चेहरा महक की जांघों से रगड़ खा गया। स्टॉकिंग्स से ढकी वो जांघें बहुत ही गद्देदार और आरामदायक लग रही थीं। उफ, यहाँ तो खुलेआम रोमांस चल रहा है। मानवी, मुझे लग रहा है हम यहाँ एक्स्ट्रा हैं। हाँ यार, हमें तो गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहिए था। पीछे बैठी सुरभि और मानवी एक बार फिर आपस में मजाक कर रही थीं। लेकिन महक के चेहरे पर एक गजब का सुकून था। वो हल्के से नक्श के बालों को सहला रही थी और अंदर ही अंदर सोच रही थी कि काश सुरभि और मानवी उनके साथ गाड़ी में ना होती। लेकिन अगर आज वो दोनों ना होती तो शायद उसकी नक्श से मुलाकात भी ना होती। सब कुछ एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर हुआ था और उसे अपनी दोनों हाई स्कूल की दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, जिन्होंने अनजाने में ही सही लेकिन एक परफेक्ट सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। नक्श सर, ये कौन सी गाड़ी है? नक्श के महक के लिए सीट एडजस्ट करने के बाद पीछे बैठी सुरभि ने उत्सुकता से पूछा। उसे लग रहा था कि नक्श सर की गाड़ी बहुत महंगी और लग्जरी है, लेकिन वो इसका लोगो नहीं पहचान पा रही थी। सुरभि, ये एक BYD U8 है। ये 1 करोड़ से भी ज्यादा की है। लोग कहते हैं कि ये अमीरों का सबसे बड़ा खिलौना है। मानवी ने BYD U8 को पहचान लिया था क्योंकि उसके पिता अक्सर इस गाड़ी की बातें करते थे और कहते थे कि जब उनके पास बहुत पैसा होगा तो वो पक्का ये गाड़ी खरीदेंगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी क्लासमेट का अंकल टाइप बॉयफ्रेंड सच में एक BYD U8 चलाता होगा, जिससे उसकी गजब की अमीरी का पता चलता था। वाह, 1 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी! नक्श सर तो बहुत ही अमीर हैं। सुरभि की आंखों में एक गजब की चमक आ गई। उसी वक्त नक्श ने महक को गियर बदलने का बेसिक तरीका सिखा दिया था। उसने ड्राइव गियर डाला और एक्सीलेटर पर हल्का सा पैर रखते ही BYD U8 पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई। इस गाड़ी का पिकअप तो बहुत ही तगड़ा है। महक ने एक्सीलेटर पर बस हल्का सा पैर रखा था और गाड़ी हवा से बातें करने लगी थी। नक्श ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, तुम छोटी बच्चियां पिकअप और पावर के बारे में क्या ही जानती हो। सच तो यह है कि सिर्फ महक ही नहीं, ज्यादातर औरतें गाड़ियों के मामले में सिर्फ ब्रांड और लुक देखती हैं, पावर या दूसरे फीचर्स से उन्हें कोई खास मतलब नहीं होता। हालांकि महक को गाड़ी चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ड्राइविंग उसके खून में है। उसे बहुत अच्छी समझ थी और वो काफी संभल कर गाड़ी चला रही थी। जल्द ही वे फीनिक्स मॉल पहुंच गए जहां मिकासा रेस्टोरेंट था। उन्होंने बेसमेंट पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और लिफ्ट से सीधे 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। मिकासा रेस्टोरेंट को ढूंढना बहुत आसान था। डार्क कलर का शानदार एंट्रेंस ही बता रहा था कि ये कितनी प्रीमियम जगह है। गुड आफ्टरनून, क्या आपकी कोई बुकिंग है?
वेटर ने बड़ी तमीज से उनका स्वागत किया। नहीं, मुझे नहीं लगता। नक्श ने अनजाने में ही मानवी और सुरभि की तरफ देखा क्योंकि इस रेस्टोरेंट में आने का आइडिया उन्हीं का था। दोनों ने ही ना में सिर हिला दिया। मुझे माफ कीजिएगा सर, लेकिन आज के लिए हमारी सारी टेबल्स बुक हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए कोई बुकिंग कर दूं? वेटर ने बहुत ही पोलाइट तरीके से पूछा। मैंने सुना तो था कि ये जगह बहुत फेमस है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी फेमस है कि यहाँ आने के लिए बुकिंग करनी पड़ती है। मानवी और सुरभि दोनों के चेहरों पर निराशा छा गई। नक्श सर, चलिए कहीं और चलते हैं। इस मॉल में खाने के लिए और भी बहुत सी अच्छी जगहें हैं। महक ने नक्श का हाथ पकड़कर बड़े ही प्यार से कहा। उसी वक्त एक लड़का और लड़की वहां से गुजर रहे थे। उस लड़के ने नक्श और बाकी लोगों को दरवाजे पर ही रोके जाते हुए देखा और एक अजीब सी स्माइल के साथ वेटर से बोला, मिस, मैंने 3 दिन पहले ही बुकिंग करा ली थी। ठीक है, बस 1 मिनट दीजिए, मैं बुकिंग रजिस्टर चेक कर लेती हूँ। वेटर ने पोलाइटली जवाब दिया और फिर रिसेप्शन काउंटर पर रखा बुकिंग रजिस्टर पलटने लगी। पूजा, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। अगर हमने बुकिंग नहीं कराई होती तो हमें भी दरवाजे से ही वापस लौटना पड़ता। उस लड़के के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। पूजा नाम की उस लड़की ने बस हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर इस चिपकू ने उसे मिकासा रेस्टोरेंट लाने का वादा नहीं किया होता तो वो इसे अपने साथ डिनर करने का मौका ही नहीं देती। पूजा, डिनर के बाद कोई मूवी देखने चले क्या? आजकल फाइटर काफी हिट चल रही है। लड़के ने सोचा कि डिनर के बाद मूवी देख लेंगे और तब तक काफी रात हो चुकी होगी। पहले डिनर कर लेते हैं, फिर देखते हैं। पूजा ने बात टालते हुए कहा, लेकिन उसके दिमाग में जवाब पहले से ही क्लियर था। डिनर के बाद तो वो सीधा अपने घर जाएगी। वो इस चिपकू को अपने और करीब आने का कोई मौका क्यों दे? मिस, क्या आपके फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट 6400 हैं? इसी बीच वेटर ने पूछा। हाँ, बिल्कुल सही। जी, मुझे आपकी बुकिंग मिल गई है। अभी आपकी टेबल खाली होने में 15 मिनट बाकी हैं। प्लीज तब तक आप वेटिंग एरिया में आराम कीजिए। पूजा ने हल्का सा सिर हिलाया और वेटिंग एरिया में रखे सोफे की तरफ चल दी। मानवी और सुरभि दोनों ही बड़ी जलन के साथ उन्हें देख रही थी। वो काफी टाइम से इस रेस्टोरेंट में आना चाहती थी और जब आज फाइनली मौका मिला तो बुकिंग न होने की वजह से उन्हें दरवाजे से ही लौटना पड़ रहा था। नक्श सर, चलिए चलते हैं। महक ने हल्के से नक्श का हाथ खींचा। उसे किसी खास रेस्टोरेंट में जाने की कोई जिद नहीं थी, उसे बस थोड़ा बुरा लग रहा था। डिंग, रैंडम टास्क ट्रिगर हुआ। छोटी लड़कियों की ख्वाहिशें। ख्वाहिश 1, एक मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाना। ख्वाहिश 2, एक नया प्रीमियम फोन लेना। ख्वाहिश 3, नक्श सर के साथ होटल जाना। टास्क रिवॉर्ड, एक स्किल कार्ड, 5 गुना कैशबैक। सिस्टम की आवाज एक बार फिर नक्श के दिमाग में गूंजी और हालांकि वह महक के साथ वापस जाने ही वाला था, लेकिन अनजाने में ही उसके कदम वहीं रुक गए। तीनों ही ख्वाहिशें बहुत आसान थीं। टास्क पूरा करो और एक स्किल कार्ड के साथ साथ खर्च किए गए पैसों का 5 गुना कैशबैक पाओ। ये तो सच में छप्पर फाड़ के लॉटरी लगी थी। क्या तुम तीनों सच में इसी रेस्टोरेंट में खाना चाहती हो? टास्क को समझने के बाद नक्श ने पूछा। हाँ, बिल्कुल यार, मुझे तो बहुत मन है यहाँ खाने का। मानवी और सुरभि ने तेजी से सिर हिलाया। ठीक है, तुम लोग बस 1 मिनट यहीं रुको। नक्श ने हाथ हिलाया और सीधे पूजा और उस लड़के की तरफ चल दिया। महक, तेरे नक्श अंकल क्या करने जा रहे हैं? उन लोगों की बुकिंग है। नक्श अंकल पक्का उनसे रिक्वेस्ट करने गए होंगे कि वो अपनी बुकिंग हमें दे दें। वो लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी नहीं मानती। मानवी और सुरभि आपस में फुसफुसा रही थी। महक के चेहरे पर उलझन थी। वो भी नहीं समझ पा रही थी कि नक्श अंकल के दिमाग में क्या चल रहा है। इस बीच नक्श पूजा और उस लड़के के पास पहुंच गया। लड़के ने शक भरी निगाहों से नक्श को देखा, फिर अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या काम है? अगर तुम्हारी बुकिंग नहीं है तो जाकर लाइन में लगो। नक्श ने उस लड़के को पूरी तरह से इग्नोर किया और सीधा पूजा की तरफ मुड़ा, फिर मानवी और सुरभि की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी बहन बहुत बीमार है और उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो इस रेस्टोरेंट में खाना खाए। क्या आप अपनी बुकिंग हमें दे सकती हैं? बेशक, मैं आपसे ये कोई फ्री में करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको इसके बदले में इतने पैसे दे सकता हूँ। नक्श ने अपने फोन के कैलकुलेटर पर कुछ नंबर टाइप किए और फिर वो अमाउंट पूजा को दिखा दिया। तभी उसके बगल में खड़े लड़के ने इतराज जताते हुए कहा, हमें तेरे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। इतनी मुश्किल से मिली बुकिंग हम तुम्हें दे दें। सपने देखते रहो। क्या मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मुझे पैसों की कोई कमी है?
नक्श ने उस लड़के की बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया और बड़ी ही सीरियसनेस के साथ पूजा की तरफ देखते हुए बोला, बोलिए, क्या आप ये कर सकती हैं? पूजा अपनी जगह से उठी और सिर हिलाते हुए बोली, मुझे आपकी बहन की हालत जानकर बहुत दुख हुआ। मेरे पास तो ऐसे और भी कई मौके आएंगे, इसलिए मैं अपनी बुकिंग आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्या? उसके बगल में खड़ा लड़का सन रह गया। पूजा, तुमने इतनी आसानी से हाँ कर दी? हमने मिकासा रेस्टोरेंट में डिनर करने का प्लान बनाया था और मैंने कितने दिनों पहले से ये बुकिंग करा रखी थी। पूजा ने उस लड़के की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और नक्श से कहा, आप अपनी बहन को यहाँ बुला लीजिए, फिर मैं वेटर से बात कर लूंगी। ठीक है, पहले हम एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ऐड कर लेते हैं। मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है। पूजा ने सिर हिलाया और तुरंत अपना व्हाट्सएप क्यूआर कोड दिखा दिया। रुको पूजा, ये आदमी पक्का बस तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर मांगना चाहता है। वो लड़का बीच बचाव करने आ गया, लेकिन नक्श ने कोड स्कैन कर लिया था, पूजा को ऐड किया और फिर तुरंत 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। ये एक ऐसा अमाउंट था जिसे इतनी आसानी से नहीं ठुकराया जा सकता था। मिकासा रेस्टोरेंट में एक आदमी का बिल मुश्किल से 1,000-2,000 रुपये आता था, इसलिए अगर नक्श ने बुकिंग के बदले 2-3 हजार रुपये ऑफर किए होते तो शायद वो लोग नहीं मानते। लेकिन उसने एक झटके में इतने ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए, और वैसे भी ये पैसे सिस्टम की तरफ से मिल रहे थे, तो उसे क्या ही टेंशन थी। पैसे मिलने के बाद पूजा के हमेशा सीरियस रहने वाले चेहरे पर फाइनली एक स्माइल आ ही गई। उसने नक्श से पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम नक्श है। नक्श भाई, मेरा नाम पूजा है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अगर आपको कभी मेकअप या स्टाइलिंग की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बीच उसके बगल में खड़ा लड़का गुस्से से दांत पीस रहा था। पूजा ने आज तक उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी, और अब वो किसी और आदमी को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर उसके दिल पर सांप लौट रहे थे। पूजा, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। इस रेस्टोरेंट में बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल था, हम ऐसे ही वापस नहीं जा सकते। वो लड़का अपनी देवी के सामने अपना पैसा दिखाना चाहता था। उसे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी कि किसी ने इतने आराम से उसकी वो बुकिंग खरीद ली जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। पूजा ने उस लड़के को एक बहुत ही तिरस्कार भरी नज़र से देखा। वो इस चापलूस की औकात बहुत अच्छे से जानती थी। मिकासा रेस्टोरेंट में एक बार खाना खाना ही इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बस की बात नहीं थी कि ये एक सीट के लिए 10,000 रुपये खर्च कर दे। नक्श जी, मैं जाकर वेटर से बात कर लेती हूँ। पूजा खुद चलकर रिसेप्शन डेस्क तक गई और वेटर को सारी बात समझा दी। असल में वो रिसेप्शनिस्ट भी काफी देर से ये सब देख रही थी। हालांकि उसे ये तो नहीं पता था कि नक्श ने कितने पैसे दिए हैं, लेकिन इतना तो पक्का था कि वो अमाउंट इतना बड़ा था जिसे पूजा मना नहीं कर पाई। नक्श जी, एंजॉय योर मील। जाने से पहले पूजा ने सिर हिलाया और नक्श को देखकर मुस्कुराए। उसके लिए अब यहाँ खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके लिए ये ज्यादा मायने रखता था कि उसे एक ऐसा इंसान मिल गया जो एक सीट के लिए 10,000 रुपये खर्च करने को तैयार था। दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ऐड कर ही लिया था, तो आगे भी मिलने के बहुत से मौके मिल ही जाएंगे। पूजा, मत जाओ, हमने साथ में डिनर करने का प्लान बनाया था ना। वो लड़का भागकर पूजा के साथ चलने लगा और लगातार बड़बड़ाए जा रहा था। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं दे दूंगा तुम्हें। तुमने इतने दिन पहले से इस रेस्टोरेंट की बुकिंग की और इतना वेट किया, और अब ऐसे ही किसी और को ये बुकिंग दे देना बहुत गलत है। अब तक दोनों रेस्टोरेंट से काफी दूर आ चुके थे। ये देखकर कि नक्श और उसके साथ आए लड़कियां रेस्टोरेंट के अंदर जा चुकी हैं, पूजा फाइनली रुकी और फिर नक्श का वो ट्रांसफर रिकॉर्ड उस लड़के के मुंह पर दे मारा। तुम्हें क्या लगता है, इस रेस्टोरेंट में खाना खाना ज्यादा जरूरी है या 10,000 रुपये? क्या 10,000? लड़का सन रह गया। उसकी महीने की सैलरी ही बमुश्किल 10,000 रुपये थी, और उस आदमी ने एक बुकिंग के लिए उसकी पूरी महीने की सैलरी उड़ा दी। तभी तो पूजा ने इतनी जल्दी हाँ कर दी थी। ये सच में एक ऐसा ऑफर था जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। क्या तुम कह रहे थे कि तुम मुझे ये पैसे दोगे? पूजा ने उस लड़के को घूरते हुए पूछा। ओह, वो लड़का हकलाने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। पूजा ने बस एक गहरी सांस ली, तो फिर मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। मैं आज थोड़ी थक गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। हालांकि पूजा ने कहा कि वो घर जा रही है, लेकिन उसने पहले ही शॉपिंग का प्लान बना लिया था। आखिर उसने 10,000 रुपये कमाए थे, उसे खुद को कोई अच्छा सा गिफ्ट तो देना ही था। ऐसा मत करो, हम किसी और रेस्टोरेंट में चल सकते हैं। लड़का होश में आया और उसने फिर से रिक्वेस्ट की।
आज मेरा मूड नहीं है, फिर कभी बात करते हैं। पूजा उस चापलूस पर और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। मिकासा रेस्टोरेंट के अंदर मानवी और सुरभि अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुकी थी, लेकिन दोनों ही फटी फटी आंखों से नक्श को देख रही थी। उनके अभी भी थोड़े बचकाने चेहरों पर एक अजीब सी हैरानी थी। नक्श सर, आपने ये कैसे किया? मानवी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। सिंपल है, मैंने बस ये बुकिंग खरीद ली। नक्श ने सच्चाई बता दी। क्या ऐसा भी होता है? दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें लग रहा था जैसे उनके दिमाग के बंद दरवाजे खुल गए हों। तो अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में बुकिंग नहीं मिल रही तो आप बस पैसे देकर उसे खरीद सकते हैं। सच कहा जाए तो ये बिल्कुल ब्लैक में टिकट खरीदने जैसा ही था। बस फर्क इतना था कि इन दोनों लड़कियों को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि पैसे से भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। लेकिन असल जिंदगी में पैसा इस दुनिया की 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आम लोग जब किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो उसे सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके सोचते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से अपना रास्ता बनाते हैं। ये सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है। अमीरों के लिए टाइम ही पैसा है। किसी और तरीके के बारे में सोचकर अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि सीधे पैसे खर्च कर दो। नक्श सर, आपने कितने पैसे दिए? मानवी ने फिर से पूछा। मैंने कितने पैसे दिए ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हम अभी यहाँ बैठे हैं। इतना कहकर नक्श पास खड़े एक वेटर की तरफ मुड़ा। तुम्हारे मेन्यू में जितनी भी सबसे महंगी और स्पेशल डिशेज हैं वो सब ले आओ। क्या? वेटर एकदम से घबरा गया। सर, क्या आप श्योर हैं कि आपको सब कुछ चाहिए? हाँ, सब कुछ। नक्श ने बड़े ही कैजुअल तरीके से अपना हाथ हिलाया। जाओ, ऑर्डर लगाओ। जी ठीक है। वेटर ने सिर हिलाया और जल्दी से वहां से चला गया। मिकासा रेस्टोरेंट में एक आदमी का बिल कम से कम 1000 रुपये आता था, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, लिमिट तो बहुत ऊपर थी। अगर कोई वहां के सारे महंगे इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर कर दे तो एक ही मील का बिल लाखों में जा सकता था। नक्श के ऑर्डर करने के इस तरीके ने मानवी और सुरभि को हक्का बक्का कर दिया था। ये रेस्टोरेंट आजकल बहुत ट्रेंड में था और इसका हाई फाई लुक उन जैसी यंग लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करता था। वो तो बस यहाँ आकर कुछ फोटोज क्लिक करके इंस्टाग्राम पर डालना चाहती थी। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो नक्श की तरह पूरा का पूरा मेन्यू ही ऑर्डर कर देंगी। एक बार फिर दोनों लड़कियों की नज़र नक्श पर आकर टिक गई। उन्हें लगा कि उन्होंने इस हैंडसम अंकल को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। इसके पैसे खर्च करने का लेवल उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा था। लेकिन महक, जो खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी, बहुत ही शांत थी। आखिर उसके नक्श अंकल टैलेंट मीडिया के बॉस थे जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में थी। उनके लिए इतने पैसे खर्च करना तो बस चुटकी बजाने जैसा था। खुद को उनकी गर्लफ्रेंड मानने वाली महक इस वक्त सिर्फ शांत ही नहीं थी, बल्कि उसे खुद पर बड़ा प्राउड भी फील हो रहा था। जब मानवी और सुरभि को पता चला था कि उसने एक बहुत बड़े आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है, तो भले ही उन्होंने सामने से कुछ ना कहा हो, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो उसे थोड़ा नीचा दिखा रही थी। लेकिन अब वो नक्श का ये हाई फाई जलवा देखकर पूरी तरह से सन रह गई थी। हेलो सर, मैं मिकासा रेस्टोरेंट का मैनेजर साहिल हूँ। अभी वेटर ने मुझे बताया कि आपने मेन्यू की हर एक डिश ऑर्डर की है, मैं बस वही कंफर्म करने आया था। आज हमारे पास फ्रेश ब्लू ड्रैगन और एम्पर क्रैब है। ब्लू ड्रैगन का वजन 2.5 किलो है और इसका प्राइस 3800 रुपये पर केजी है, और एम्पर क्रैब का वजन 1.25 किलो है जिसका प्राइस 3200 रुपये पर केजी है। क्या आप ये दोनों भी ऑर्डर करना चाहेंगे? नक्श जैसे कस्टमर्स जो मेन्यू की हर डिश ऑर्डर कर दें बहुत ही रेयर होते हैं। मिकासा रेस्टोरेंट ने अपनी ओपनिंग के बाद से ऐसा कोई कस्टमर नहीं देखा था। इसीलिए मैनेजर साहिल खुद कस्टमर का ऑर्डर कंफर्म करने आया था, ताकि ये शो हो सके कि वो कोई तमाशा करने तो नहीं आया है। लेकिन नक्श और उसके साथ आई 3 खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो समझ गया था कि इस आदमी के पास पैसा खर्च करने की हैसियत है, और फिर उसने रेस्टोरेंट के सबसे महंगे और प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। हाँ, वो सब ले आओ। नक्श ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। उसे पैसे खर्च करने से डर नहीं लगता था, उसे तो बस इस बात का डर था कि वो कम पैसे ना खर्च कर दे। अगर कोई और भी फ्रेश और महंगी डिश है तो वो भी सर्व कर दो। नक्श ने एक और लाइन जोड़ दी। बिल्कुल सर, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे नक्श बुलाओ। नक्श सर, हेलो, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मिकासा रेस्टोरेंट को चुना। प्लीज मेरे साथ वीआईपी रूम में चलिए, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और काफी स्पेस भी है।
नॉर्मल कस्टमर्स को बुकिंग करानी पड़ती थी, लेकिन रेस्टोरेंट हमेशा ऐसे बड़े और रेगुलर कस्टमर्स के लिए 1 या 2 वीआईपी रूम रिजर्व रखता था। नक्श ने सिर हिलाया और तीनों लड़कियों को लेकर वीआईपी रूम की तरफ चल दिया और मन ही मन खुद को कोसने लगा कि अगर उसे इस वीआईपी सर्विस के बारे में पहले से पता होता तो उसे वो बुकिंग खरीदने के लिए पूजा के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सिस्टम तो पैसे वापस कर ही देगा ना, और अगर नहीं भी करता है तो भी क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ 10,000 ही तो है। वीआईपी रूम का डेकोरेशन पूरे रेस्टोरेंट की थीम पर ही था, लेकिन ये बहुत ही शानदार था और बाहर वाले एरिया से कहीं ज्यादा खुला और बड़ा था। उनके बैठने के बाद मानवी और सुरभि ने तुरंत अपने फोन निकाल लिए और सेल्फी लेने लगी। पहले महक भी शायद अपना फोन निकालकर कुछ अच्छी सी फोटोज क्लिक कर लेती, लेकिन आज बात अलग थी। उसका पूरा ध्यान नक्श पर था और सेल्फी और खाना उसके लिए दूसरे नंबर पर थे। अपने प्यारे नक्श सर का दिल जीतना ही उसका सबसे बड़ा टारगेट था, इसलिए वो पूरे टाइम नक्श के साथ चिपकी रही, बिल्कुल एक भोली भाली बच्ची की तरह। नक्श सर, आपने उस औरत को जो पैसे दिए वो तो फालतू ही चले गए। सेल्फी लेने के बाद सुरभि ने खिलखिलाते हुए कहा। कोई बात नहीं, बस 10,000 ही तो थे। नक्श ने बहुत ही कैजुअल तरीके से अपना हाथ हिलाया। क्या 10,000? जब मानवी ने पहले पूछा था तो नक्श ने कोई अमाउंट नहीं बताया था। अब जब उन्हें पता चला कि उसने सिर्फ एक बुकिंग के लिए 10,000 रुपये उड़ा दिए तो दोनों लड़कियां हैरानी से चीख पड़ीं। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि वो जो लॉबस्टर और एम्परर क्रैब ऑर्डर किया है उसका बिल भी तो 20-30 हजार रुपये आने वाला है, तो उन्होंने खुद को समझा लिया। ये नक्श सर तो सच में एक बहुत बड़े रईस थे। दोनों लड़कियों की नज़र अनजाने में ही महक पर पड़ी और अब उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी इस क्लासमेट ने एक बड़े उम्र के आदमी को ही अपना बॉयफ्रेंड क्यों चुना। अगर उन्हें भी ऐसा लंबा, हैंडसम और अमीर आदमी मिल जाए तो उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं होगा। नक्श सर, आप क्या काम करते हैं? मानवी ने उत्सुकता से पूछा। मैं बिजनेस करता हूँ, नक्श ने बहुत ही कैजुअल तरीके से जवाब दिया। उसे इन दोनों लड़कियों के सामने अपनी अचीवमेंट्स गिनाने की कोई जरूरत नहीं लगी। ओह अच्छा, ये देखकर कि नक्श सीधे तौर पर कुछ नहीं बता रहा है, मानवी ने भी ज्यादा नहीं पूछा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम लोग बातें करो। नक्श अपनी जगह से उठा और रूम से बाहर निकल गया। मॉल के अंदर रेस्टोरेंट होने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि वॉशरूम रेस्टोरेंट के अंदर नहीं होते और कभी कभी तो काफी दूर तक चलकर जाना पड़ता है। नक्श के जाते ही मानवी और सुरभि ने तुरंत महक को घेर लिया। महक, तेरे नक्श सर का क्या सीन है? ऐसे ही किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए हजारों रुपये उड़ा देना, ये तो बहुत ज्यादा है। उनके सवालों का सामना करते हुए महक ने बड़े ही प्राउड के साथ कहा, हमारे नक्श सर एक सीईओ हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम टीवी सीरियल्स में देखती हो, एकदम डोमिनेटिंग टाइप के। भले ही उसकी दोनों दोस्तों का फिगर या लुक्स महक जैसा नहीं था, लेकिन वो फिर भी थोड़ी सावधान रहना चाहती थी और उसने नक्श के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, ताकि कहीं वो दोनों भी उसके प्यारे नक्श सर पर डोरे न डालने लगे। वाह, ये तो बिल्कुल बॉस का प्यार वाली फीलिंग दे रहा है। अरे नहीं, इसे तो द एंग्री बॉस एंड हिज स्वीट वाइफ कहना चाहिए। मानवी और सुरभि दोनों ही मुस्कुराते हुए महक को चिढ़ा रही थी। महक के चेहरे पर भी एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये उसके उसी दीवाने रोहन का मैसेज था। महक, आज रात कैंटीन में डिनर करने चले क्या? तुम्हें जो भी खाना हो मैं खिला दूंगा। मैसेज देखने के बाद महक ने फोन साइड में रख दिया, उसे रिप्लाई करने का भी मन नहीं किया। सच तो यह है कि उसके व्हाट्सएप पर रोहन जैसे कई लड़के थे जो उसका ध्यान खींचने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन महक ने सोच लिया था कि एक बार नक्श सर पूरी तरह से उसके हो जाएं, तो वो इन सब आशिकों को ब्लॉक कर देगी। नक्श सर जैसा एक डोमिनेटिंग सीईओ अपनी बंदी को दूसरों से फ्लर्ट करते हुए कैसे देख सकता है? एक समझदार लड़की सबसे पहले अपने इन आशिकों से पीछा छुड़ाती है और फिर एक सीधी सादी भोली सी लड़की बन जाती है। वॉशरूम से आने के बाद नक्श सीधा ग्राउंड फ्लोर पर बने हुआ वे एक्सपीरियंस सेंटर में गया, जहां उसे वो टास्क पूरा करना था जिसमें 3 चीजें शामिल थीं। तीनों लड़कियों को मिकासा रेस्टोरेंट में डिनर कराना पहला टास्क था, जो पूरा हो चुका था। दूसरा टास्क था एक सैमसंग पॉकेट 2 खरीदना। नक्श को नहीं पता था कि इन तीनों में से किसे ये फोन चाहिए, इसलिए उसने सोचा कि तीनों को ही एक एक फोन दे देता है, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे तो लगने नहीं थे। आजकल ये स्मार्टफोन बहुत ट्रेंड में था और लड़कियों को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। हुआवे स्टोर में काफी भीड़ थी। सेल्स स्टाफ इतना बिजी था कि किसी ने भी नक्श के अंदर आने पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा उस काउंटर पर गया जहां फोन बिक रहे थे और उसने एक पॉकेट 2 डेमो फोन उठाकर चेक किया।
फिर उसने पास ही खड़े एक सेल्स पर्सन को इशारा किया, मुझे इस मॉडल के 3 फोन चाहिए। सर, अभी हमारे पास ये फोन स्टॉक में नहीं है, एक फीमेल सेल्स पर्सन ने पास आकर बड़ी ही मायूसी के साथ कहा। नक्श को इस स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसने न्यूज में देखा था कि ये बहुत बिक रहा है। खासकर इसके जो अलग अलग डिजाइन वाले कवर्स थे वो लड़कियों को बहुत पसंद आ रहे थे, तो इसका आउट ऑफ स्टॉक होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अमीरों के लिए किसी चीज का स्टॉक में ना होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूं तो क्या तुम मुझे ये फोन दे दोगी? एक फोन का कितना एक्स्ट्रा लोगी? नक्श ने पूछा। ओह, वो सेल्स पर्सन थोड़ा हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, सर, अगर आपको अभी फोन चाहिए तो मुझे उन कस्टमर्स से बात करनी होगी जिन्होंने पहले से ऑर्डर बुक कर रखा है। मुझे लगता है कि आपको हर फोन पर करीब 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। कोई बात नहीं। ओह, एक काम करो, 3 नहीं 4 फोन पैक कर दो। नक्श ने सोचा कि महक को तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मानवी और सुरभि को एक एक पॉकेट दो और महक को अलग अलग कलर के 2 पॉकेट दो। 4 फोन। वो सेल्स पर्सन हैरान रह गई, उसे समझ आ गया था कि उसे कोई बहुत बड़ा मुर्गा मिल गया है। सर, प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए। वो सेल्स पर्सन तुरंत मैनेजर से बात करने चली गई। कस्टमर्स से बात करने वाली बात तो बस एक बहाना थी। स्टोर के पास एक्स्ट्रा स्टॉक था, लेकिन वो इसे ज्यादा कीमत पर बेचना चाहते थे। आखिर बाहर भी तो लोग इसे 1000-2000 रुपये ज्यादा में ही बेच रहे थे। सर, हर फोन के लिए 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और ये पैसे उन कस्टमर्स को जाएंगे जिन्होंने पहले से ऑर्डर कर रखा था। इसलिए हम आपको बिल सिर्फ फोन की असली कीमत का ही दे पाएंगे। वो सेल्स पर्सन वापस आए और नक्श से धीमी आवाज में बोली। ज्यादा कीमत पर बेचना असल में स्टाफ का अपना काम था, जिसे स्टोर की तरफ से मना किया गया था, इसलिए उसने ये बहाना बनाया। नक्श ने बिना किसी परवाह के सिर हिलाया और कार्ड से पेमेंट कर दी। वो बस जल्दी से ये टास्क पूरा करना चाहता था और उसे एक्स्ट्रा पैसे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेन बात ये थी कि फोन की कीमत वैसे भी ज्यादा नहीं थी, तो 1500 या 2000 रुपये एक्स्ट्रा देना नक्श के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। नक्श अपने शॉपिंग बैग लेकर मिकासा रेस्टोरेंट वापस आ गया। अब तक टेबल पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी हुई डिशेज आ चुकी थीं और तीनों लड़कियां खुशी खुशी फोटोज क्लिक कर रही थीं। 2 अलग अलग स्टाइल में बना हुआ 2.5 किलो से ज्यादा का वो लॉबस्टर देखकर ही पता चल रहा था कि ये कोई आम डिश नहीं है, जो कि फोटोज क्लिक करने और इंस्टाग्राम पर शो ऑफ करने के लिए एकदम परफेक्ट था। नक्श सर, आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? नक्श को वीआईपी रूम में वापस आते देख महक ने तुरंत अपना फोन रख दिया और मानवी और सुरभि की नजरें भी अनजाने में उसी पर जा टिकी। चूंकि तुम दोनों महक की दोस्त हो और हम पहली बार मिल रहे हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास तो नहीं था, तो मैंने तुम सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट ले लिया। नक्श ने तीनों लड़कियों को वो शॉपिंग बैग दे दिए। क्या हमारे लिए भी गिफ्ट्स? मानवी और सुरभि दोनों ही पूरी तरह से हैरान थीं। थैंक यू नक्श सर। शॉपिंग बैग हाथ में लेते ही दोनों ने उससे थैंक यू बोलना शुरू कर दिया और जब उन्होंने देखा कि नक्श ने उन्हें पॉकेट दो दिया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चीख पड़ी। ये सच में सैमसंग पॉकेट 2 है। नक्श सर, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। नक्श सर, आपको कैसे पता कि मुझे ये फोन कितना पसंद था? आई लव यू सो मच। दोनों लड़कियां खुशी से झूम रही थीं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करें। आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे अक्सर अच्छे घरों से आते हैं, लेकिन फोन लॉन्च होते ही तुरंत नया फोन ले लेना ये सबके बस की बात नहीं होती। मानवी और सुरभि दोनों ही इतने अमीर घरों से नहीं थी, इसलिए इतना महंगा पॉकेट 2 गिफ्ट में पाकर उनका खुश होना तो बनता ही था। महक, जिसे अलग अलग कलर्स के 2 पॉकेट 2 मिले थे, वो तो और भी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे लग रहा था जैसे उसके नक्श सर सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करते हैं। खासकर इसलिए क्योंकि नक्श ने गिफ्ट देते वक्त ये बात साफ कर दी थी कि मानवी और सुरभि को ये गिफ्ट सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि वो महक की दोस्त हैं, जिससे महक का गुरूर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तीनों लड़कियों के खिले हुए चेहरों को देखकर नक्श ने मन ही मन सोचा कि उसका टास्क 2/3 पूरा हो चुका है। आखिरी टास्क था उस भोली भाली महक को होटल ले जाना। ये टास्क तो बहुत ही आसान था। नक्श इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि सिस्टम उसे इस बार कौन सी स्किल देने वाला है। नक्श सर, आप हमारे लिए इतने अच्छे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं। महक ने नक्श का हाथ पकड़कर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। तुम मेरा एहसान कैसे चुकाना चाहती हो? नक्श ने भी ऐसे ही पूछ लिया। नक्श सर, क्या मैं आज वापस अपने हॉस्टल ना जाऊं?
महक ने अपना सिर उठाकर नक्श की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक जवान लड़की वाली वो मासूमियत साफ झलक रही थी। बेशक नक्श जानता था कि ये भोली भाली लड़की थोड़ी एक्टिंग भी कर रही है, लेकिन उसका ये मासूम लुक उसकी उम्र और उसके चेहरे पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, जिसमें कोई भी झूठ नजर नहीं आ रहा था। इसने नक्श जैसे मेच्योर आदमी के अंदर उसे प्रोटेक्ट करने और उसे अपना बनाने की एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग जगा दी थी। अगर तुम हॉस्टल वापस नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? नक्श ने जानबूझकर उस भोली सी लड़की को चिढ़ाया। नक्श सर जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, उस भोली सी लड़की ने कहा। उसकी साफ आंखों में एक अजीब सी नमी थी जो उसे और भी ज्यादा मासूम बना रही थी। नक्श ने कुछ और नहीं कहा, बस हल्के से उसकी पतली सी कमर थपथपाई, जिसका मतलब था कि उसने महक की बात मान ली है। ये देखकर महक खुशी से फूल कर कुप्पा हो गई। उसने तुरंत अपना सिर नक्श के कंधे पर रख दिया। बचपन से ही पिता के प्यार और सेफ्टी से महरूम रही महक को ऐसा लग रहा था जैसे उसे फाइनली एक ऐसा कंधा मिल गया हो जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकती थी। डिनर के बाद मानवी और सुरभि बहुत ही खुशी खुशी और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ वहां से गईं। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो तो बस इंस्टाग्राम पर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए महक के साथ एक रील बनाने आई थी, लेकिन उन्हें इतना बड़ा और महंगा सरप्राइज मिल जाएगा। बाय नक्श सर, लव यू। मॉल से बाहर आने के बाद दोनों ने नक्श को बाय कहा। मानवी ने तो खुशी से दिल वाला इशारा भी किया। उन दोनों को ही ये हैंडसम और डोमिनेटिंग नक्श अंकल बहुत पसंद आ गए थे, लेकिन उन्हें भी अपनी हकीकत पता थी कि फिगर या लुक्स के मामले में वो महक के सामने कहीं नहीं टिकती हैं, और उसके साथ कंपटीशन करना तो बस बेवकूफ़ी ही होगी। मुझे सच में महक से बहुत जलन हो रही है। इतना डोमिनेटिंग अंकल, काश भगवान मुझे भी ऐसा ही कोई अंकल दे दे। कॉलेज वापस जाते वक्त मेट्रो में मानवी ने सुरभि के कंधे पर हाथ रखते हुए एक गहरी सांस ली। हाँ यार, मुझे भी एक चाहिए, भगवान हम दोनों को एक एक दे दे। सुरभि, यार ये नक्श सर करते क्या है? एक ही मील का बिल हजारों में, और ऊपर से सबको एक एक पॉकेट दो गिफ्ट। गरीबी ने तो मेरे सोचने का दायरा ही समेट दिया है। आज मुझे फाइनली पता चला कि अमीरों की जिंदगी कैसी होती है। मानवी ने एक बार फिर आह भरते हुए कहा। सुरभि ने भी सहमति में सिर हिलाया। महक ने तो नक्श सर जैसा खजाना ढूंढ लिया है, अब उसे कॉलेज जाने या ना जाने से क्या ही फर्क पड़ता है। अगर मैं महक की जगह होती तो मैं सीधा कॉलेज छोड़ देती और नक्श सर के लिए 10-8 बच्चे पैदा करती। 10-8 बच्चे? क्या तू कोई सुरी है जो इतने बच्चे पैदा करेगी? सुरभि ने उसे चिढ़ाते हुए हंसकर कहा। तू है सुरी? मानवी ने भी पलटकर जवाब दिया, और दोनों लड़कियां हंसने और मजाक करने लगीं। शांग्रीला होटल प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर होटल के खास बटलर ने नक्श और महक के लिए चेक इन का सारा प्रोसेस पूरा किया। ये उनके टास्क का तीसरा हिस्सा था, महक को होटल लेकर आना। क्योंकि वो होटल में रुक रहे थे तो नक्श ने प्रेसिडेंशियल स्वीट ही चुना। आखिर सारा बिल तो सिस्टम को ही भरना था, और इस बार तो 5 गुना कैशबैक भी मिल रहा था, तो क्यों ना इसका पूरा फायदा उठाया जाए। महक को लगा था कि नक्श उसे किसी बहुत ही आलीशान बंगले में ले जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे होटल ले आएगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल स्वीट की बात ही कुछ और थी। नक्श सर, अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं 24 घंटे आपकी सर्विस के लिए हाजिर हूँ। चेक इन का काम पूरा होने के बाद उस खास बटलर ने हल्का सा सिर झुकाया और फिर चुपचाप रूम से बाहर चला गया। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने टास्क पूरा कर लिया है। छोटी लड़कियों की ख्वाहिशें। रिवॉर्ड, एक स्किल कार्ड, 5 गुना कैशबैक। जैसे ही बटलर बाहर गया, सिस्टम की आवाज नक्श के दिमाग में गूंज उठी। बढ़िया, ये टास्क तो सच में बहुत आसान था। कैशबैक अकाउंट में आ चुका था, लेकिन वो कुल मिलाकर सिर्फ 10 लाख रुपए के करीब ही था, जो अब नक्श के लिए समंदर में एक बूंद के बराबर था, जिसकी कोई खास अहमियत नहीं थी। नक्श ने जल्दी से सिस्टम बैकपैक में से वो स्किल कार्ड निकाला और उसे तुरंत इस्तेमाल कर लिया। डिंग, स्किल कार्ड का सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया। बधाई हो होस्ट, आपको एक नई स्किल मिली है, पारखी नजर 2.0। क्या? नक्श थोड़ा हैरान था। उसके पास पारखी नजर की स्किल तो पहले से ही थी, लेकिन ये 2.0 क्या चीज है? जब नक्श इस बारे में सोच ही रहा था, तभी सिस्टम ने खुद ही इसका जवाब दे दिया। नोट, ये पारखी नजर का 2.0 वर्जन है, जिसमें इंसान को पहचानने वाली स्किल भी शामिल है, और ये पुरानी स्किल से काफी एडवांस है, जिससे होस्ट किसी भी फीमेल टारगेट का एक्सपीरियंस लेवल भी चेक कर सकता है। क्या? नक्श एक बार फिर सन रह गया। एक्सपीरियंस लेवल। सिस्टम ने शब्दों का चुनाव तो बहुत ही शानदार किया था,
उसने अनजाने में ही अपने पास खड़ी उस भोली सी महक की तरफ देखा और तुरंत पारखी नजर के 2.0 वर्जन का इस्तेमाल किया। डिंग। टारगेट महक उम्र 19 प्रोफेशनल एबिलिटी ए ग्रेड लॉयल्टी एस ग्रेड एक्सपीरियंस लेवल 0 फ्रेंडली रिमाइंडर कोई भी सर्जरी या सिलिकॉन फिलर डिटेक्ट नहीं हुआ है। होस्ट पूरी तरह से बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हैं। बस एक सोच के साथ ही महक के बारे में सारी जानकारी नक्श के दिमाग में आ गई। ये 2.0 वर्जन वाली पारखी नजर तो सच में बहुत काम की चीज थी। इस भोली भाली महक के बारे में जो जानकारी मिली थी वो नक्श की सोच से भी कहीं ज्यादा थी, खासकर उसकी लॉयल्टी। नक्श को याद था कि गर्ल ग्रुप के ऑडिशन के वक्त महक की लॉयल्टी ए ग्रेड की थी और अब ये अचानक से एस ग्रेड की कैसे हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे इस भोली सी लड़की की लॉयल्टी का लेवल इतना बढ़ गया। और फिर वो एक्सपीरियंस लेवल, जैसा कि उसने सोचा था, 0 का मतलब था कि उसे इस सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भोली सी दिखने वाली महक भले ही दिमाग से थोड़ी चालाक हो, लेकिन वो अभी भी बहुत प्योर थी। नक्श सर, मुझे इस सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे अनाड़ी मत समझना। उसी वक्त महक ने नक्श का हाथ पकड़कर बड़े ही प्यार से झूलाते हुए कहा। अगर ये पारखी नजर वाली स्किल अपग्रेड नहीं हुई होती तो नक्श को यही लगता कि महक बस माहौल को और एक्साइटिंग बनाने के लिए ये सब बोल रही है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन था कि ये भोली सी लड़की जो भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है।